करेंगे और जानेंगे कि क्या इनकी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या बैकग्राउंड रहा है, किस पेपर 1 पेपर 2 के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी रही, कहाँ से क्या पढ़ाई करी, सारे रिसोर्सेज जो हैं सब कुछ जानेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो कार्तिकेय भाई आप इंट्रोडक्शन अपना एक दे दो। ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी, जो पीछे की जर्नी है उससे स्टार्ट करते हैं। Okay, no problem. Actually, I have done my graduation from Punjab University, Chandigarh. मैंने बीटेक करी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और when I was in third year, I decided to join armed forces and defense forces. So I started preparing from my final year. तो जब मैं 8th semester में था, I started preparing in 2018. ओके। तो मैंने तभी से ही CAPF और CDS का अटेम्प्ट का सोचा था। तो मैं CDS तो मैं 2018 के फर्स्ट जो होता है फरवरी, मैंने तब से देना स्टार्ट कर दिया था। ओके। एंड आई गेव माय फर्स्ट CAPF अटेम्प्ट इन अगस्त 2018। मेरा CDS का रिटर्न तो क्लियर हो गया था, बट आई समहाउ वाज नॉट एबल टू क्लियर द SSB। और CAPF का जो मैंने 2018 वाला अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरा पेपर 1 क्लियर नहीं हुआ था, तो आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द रिटन एग्जाम। हम्म। उसके बाद मैंने एफकैट दिया है फॉर डिफेंस सर्विसेज। उसमें मेरे रिटर्न्स क्लियर हुए हैं, पर आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द SSBs, और मेरे ऐसे ऐसे करके ही 7-8 SSB अटेम्प्ट हो गए थे, एंड आई वाज नॉट एबल टू क्लियर SSB। तो काफी ज्यादा लग रहा था कि इज दिस डिसीजन टू जॉइन आर्म फोर्सेज इज राइट और नॉट। तो हम्म। मैंने जैसे तैसे हिम्मत रख के फिर CAPF 2019 का अटेम्प्ट दिया कि लास्ट ईयर मेरा रिटर्न में स्कोर अच्छा नहीं था, तो इस बार मैं रिटर्न की तैयारी करूं। तो अच्छा। मैंने 2019 का रिटर्न दिया, और इस बार पेपर 2 पे भी ध्यान दिया, तो स्कोर ठीक था एंड आई वाज एबल टू क्लियर द रिटर्न। और फाइनली फिर मेरा अभी फरवरी 2021 में रिजल्ट आया, तो मेरा ओवरऑल सिलेक्शन हो गया था विद 116 रैंक। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये तो रही जर्नी भाई कि कैसे स्टार्ट हाँ हुआ जी। और फाइनली कंक्लूड कैसे हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि जैसे कई सारे एस्पिरेंट जो CAPF AC के हैं स्पेशली, कि वो बच्चे, एक उनका बैकग्राउंड होता है कि वो जर्नी उनकी स्टार्ट होती है CDS से। और जनरली ज़्यादातर ऑडियंस या कैंडिडेट्स ऐसे ही होते हैं जो CDS के साथ तो स्टार्ट करते हैं, रिटन क्लियर होता है, लेकिन SSB में कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, CDS एफकैट ये सभी अटेम्प्ट्स के साथ। ठीक है। यस यस। अब जो बच्चा डिफेंस की प्रिपरेशन करता है, उसको ये CAPF AC को एक प्लान भी लेकर के चलता है। ठीक है, कि इन केस उसका CDS और एफकेट रुकता है तो फिर इसमें प्रिपरेशन करता है, और वो ये भी जानता है कि इसमें थोड़ा लेवल इसका हाई होता है। लेकिन सबके अंदर एक मिथ होता है, और सभी सोर्सेज जहां जहां से वो इंफॉर्मेशन लेता है, कि एक मिथ होती है कि जो IAS की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, वही 90% वो एग्जाम को क्लियर करते हैं। तो ऐसा कुछ है क्या? देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊं और ये ना सोचूं कि हम डिफेंस वाले हैं तो मैं प्रो डिफेंस आंसर दूंगा, पर ऑनेस्टली बताऊं तो यस, इट इज इजियर फॉर देम टू क्लियर। क्योंकि आप देखा जाए तो द पेपर 1 सिलेबस इज एग्जैक्टली सेम एज द प्रीलिम सिलेबस। राइट। तो तो उनके लिए हाँ आसान है। अगर जो बच्चा पहले से ही वही किताबें पढ़ के बैठा है, जो पहले से ही इतनी किताबें पढ़ के बैठा है, उसके लिए आसान होगा जिसने अभी पढ़ना शुरू करना है। क्योंकि आप CDS में देखो तो CDS में क्या होता है कि बच्चा 2 महीने एग्जाम से 2 महीने पहले से शुरू करता है तैयारी, और फिर वो जाके CDS CAPF अटेम्प्ट दे आता है। हाँ। पर हम CSE वाले या UPSC जो सिविल सर्विसेज वाले बच्चे हैं जो IAS की प्रिपेयर करते हैं, वो साल साल भर से कर रहे हैं प्रिपेयर, उसके लिए ये आसान पेपर रहेगा। पर बात ये रहती है कि ये डिमोटिवेटिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पेपर 2 कंसिडर करो तो इट इज न्यूट्रल। वो मेरे लिए भी आसान है, वो मेरे लिए भी उतनी उतनी उसी लेवल का है जो एक IAS वाले कैंडिडेट के लेवल का है। क्योंकि आर्ग्यूमेंट उसको भी नहीं लिखना आता और मुझे भी नहीं लिखना आता, मुझे भी सीखना है। प्रेसी उसको भी नहीं लिखना आता, मुझे भी नहीं लिखना आता, हम दोनों को सीखना है। ग्रामर उसको भी नहीं आती कोई एग्जाम में और हमें भी नहीं आती, तो पेपर 2 एक तो न्यूट्रल फैक्टर हो जाता है। और कंसिडर करूं मैं पेपर 1, तो उसमें साइंस आती है, क्वांट आती है, रीजनिंग आती है। साइंस, क्वांट और रीजनिंग अराउंड 125 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 25% पार्ट होता है, और वो दोनों के लिए न्यूट्रल फैक्टर है। तो हम उस पे अगर फोकस दें कि हम IAS वाले बच्चे से या सिविल्स वाले बच्चे से हम उस पे ज्यादा, मगर उसमें ज्यादा स्कोर करें, तो हाँ हम सेम लेवल पे पहुंच सकते हैं। बाकी हाँ, हमें अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके, MCQ प्रैक्टिस करके, हमें हाँ जो जो पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है वहाँ हाँ उन्हें हम बराबर आना पड़ता है, और उधर उन्हें थोड़ी एडवांटेज हो जाती है। हम्म। तो मतलब ये है कि जो CDS और एफकैट एफकैट का तो CDS से भी लेवल थोड़ा सा नीचे होता है, जो हाँ SSC हाँ। एग्जाम के हैं उनका पैटर्न, लेकिन जो
सीरियस नोट पर जिसने सीडीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो ऑनेस्टली देखें तो उसको सीएपीएफ के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक थोड़ा, अगर हम सीडीएस के लिए हाँ जीएस के सिलेबस को 50 to 60% कवर कर रहे हैं, तो इसमें आपको 80 to 90 तक जाना पड़ सकता है एक एक हाँ, सब्जेक्ट। क्योंकि पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप हाँ सीडीएस पढ़ के पेपर 2 निकाल सकते हो कि आपको इंग्लिश स्ट्रांग है, आप इंग्लिश अच्छी लिख सकते हो, और आप क्वांट और रीजनिंग वाला पार्ट अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, साइंस वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हो। पर हाँ, हम आपको पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके। मतलब वहाँ आप एडवांटेज छीनो, आप जो आईएएस वाला बच्चा है उससे। हाँ हाँ, क्योंकि अगर देखें तो इन जनरल तो सिलेबस सबका डिफाइंड है, और सीएसई के लिए बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ जाना पड़ता है। तो पहले से एक आइडिया होना चाहिए कि कितना हमें मैदान में, कितना तैयारी के साथ उतरना है, कितना सिलेबस कवर करना है। तो ये बच्चे को एग्जैक्टली। जानने में ही 1 से 2 महीने लग जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो अगर इस, सीएसई में यही होता है कि आप 3-4 महीने तो यही सोचते हो कि सिलेबस क्या है, बुक्स क्या है, हाँ हाँ, तो इसलिए टाइम लग जाता है। सीएपीएफ एसी में भी अगर बच्चा एक रिसर्च करता है अगर, तो उसको भी 1 से 2 महीने लग जाते हैं। अब वो रिसर्च कहाँ से करेगा कि कितना सिलेबस कवर करना है? एक तो सबसे पहले कि नोटिफिकेशन में सिलेबस थोड़ा डिफाइंड होता है, इसके अलावा उसको और कहाँ से आइडिया लगे कि सिलेबस क्या है, कितना, किस लेवल तक हमें जाना है प्रिपरेशन में? देखो आप, तो एक तो ये है कि एक आप प्रीवियस ईयर की बुक खरीद लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पिछले 10 साल की, अरिहंत की मिल जाएगी और कोई भी ऑथर्स की मिल जाएगी ऑनलाइन। हम्म आप उसको अभी सॉल्व मत करो, आप स्किम थ्रू करो। अगर पहले एक बेसिक रीडिंग करो, उसके बाद उस बुक को स्किम थ्रू करो, आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। आपको जैसे शुरू में अगर आप 2010, 2011, 12 के पेपर देखोगे तो वो थोड़े डायरेक्ट हैं, उनमें सवाल, उनमें साइंस के सवाल थोड़े डायरेक्ट हैं, पॉलिटी के सवाल डायरेक्ट हैं, वो सीधा शेड्यूल पूछ रहे हैं। पर जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो, 17-18 की तरफ आ रहे हो, 16 की तरफ, 19 की तरफ आ रहे हो, तो आपको थोड़े ऐसे सवाल भी मिलेंगे जो थोड़े आपको लगेगा कि ये तो आईएएस लेवल के भी हैं। तो आपको वहीं से ही पता लग जाएगा कि मेरी प्रिपरेशन कितनी डेप्थ होनी चाहिए। जैसे अगर कोई बच्चा 13-14 में दे रहा है सीएपीएफ अटेम्प्ट, जिसने 2013-14 में दिया होगा, उसने अगर बेसिक, पहले वो मैगजीन्स आती थी अरिहंत वगैरह की, जो आप पढ़ के चले जाओ, आपकी पॉलिटी 4 पन्नों में खत्म कर देते थे, वो 4 पन्नों में आपकी हिस्ट्री खत्म कर देते थे वो। हाँ, उस समय ऐसा हो सकता था कि उस समय आपसे पूछ लेंगे कि फंडामेंटल राइट कौन से शेड्यूल में आते हैं, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक होते हैं। अब वो वाला लेवल बदल चुका है। मैंने जब 2018 का अटेम्प्ट दिया था, तो मैंने यही सोच के दिया था कि मैं अपनी सीडीएस की तैयारी से सीएपीएफ क्लियर करने चलूंगा। पर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के ऐसे सवाल आ गए थे जो सिविल्स के लेवल के थे। तो फिर मुझे उस समय पता लग गया कि नहीं, अब मैं सीडीएस की वो किताब पढ़ के नहीं सीएपीएफ निकाल सकता। उसके लिए मुझे जो सिविल्स की बेसिक बुक्स होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, वो फॉलो करनी पड़ेंगी, और उनको ही लेके, उनको पढ़ के अपने प्रैक्टिस कर करके ही अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो ये कह सकते हैं कि अगर हम सीएपीएफ एसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस प्रिपरेशन में हमारी सीडीएस निकल सकती है, सीडीएस का एग्जाम हो हम्म। सकता है, लेकिन सीडीएस को टारगेट करके अगर हम सीएपीएफ को भी क्लियर करना चाहें तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। नहीं। राइट। हाँ, काफी मुश्किल होगा, क्योंकि आप उस लेवल के आपको पता ही नहीं। हाँ हाँ। और अच्छा, अभी आपका सिलेक्शन किस सर्विस के लिए हुआ है? एक्चुअली देर इज सम डिले ड्यू टू कोविड-19 एंड फोर्स एलोकेशन, तो अभी कोई फोर्स पता नहीं लग रही कि कौन सी मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू माय प्रेफरेंसेस, या तो मुझे बीएसएफ मिलेगी या तो आईटीबीपी। अच्छा। अच्छा, तो जैसे कि हमें पता है कि इसमें 5 फोर्सेस के लिए एग्जाम होता है, तो थोड़ा सा ब्रीफ में आप बताओगे कि किस फोर्सेस की क्या, उस डोमेन में क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या उनका सर्विस प्रोफाइल होता है? अच्छा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम माय सर्विस प्रेफरेंस कि मैंने क्या क्या भरी थी। हम्म तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था सीआईएसएफ। अब मैंने सीआईएसएफ इसलिए भरी थी क्योंकि बीइंग एन स्टूडेंट हु हैज ऑलवेज रिजाइडेड इन अर्बन एरियाज, तो हमको हमेशा ये लगता है कि हम सिर्फ शहरों में रहें। हमने ज्यादा शहरों से ज्यादा की बाहर की दुनिया देखी नहीं है। हमें हमें सीआईएसएफ के जो जवान है वो सबसे ज्यादा दिखे हैं। इफ यू ट्रैवल इन मेट्रो, आपको सीआईएसएफ ही सीआईएसएफ दिखती है। तो हम्म आपको एक तरह से होता है कि अब आप शहरी लाइफ जीते हो तो हमेशा शहरी लाइफ ही जियो। एक थोड़ी थोड़ी विच इज मच, बोलूँ तो सिंपल लाइफ है शहर की लाइफ। तो मैंने सीआईएसएफ भर दिया कि सीआईएसएफ अभी नए नए कमांडोज भी रिक्रूट कर रहे हैं, उनके निंजा कमांडो यूनिट्स है।
तो मैं सीआईएसएफ की तरफ जाता हूँ कि मुझे एक तो मैं दिल्ली से हूँ जैसे, तो मुझे एक दिल्ली जैसा ही एनवायरनमेंट मिलेगा अपने काम में, प्लस मुझे उन नई कमांडो यूनिट्स को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस जो सीआईएसएफ होती है वो अर्बन एरियाज में जो स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस होती हैं या आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं, कोई पीएसयूज होती है, उन्हें गार्ड करती है, जैसे मेट्रो हो गई या पार्लियामेंट बिल्डिंग हो गई, ये सब चीजें। तो आपको एक शहर में रहने का मौका भी मिलता है, प्लस आप एक सिंपल लाइफ लीड कर सकते हो ओके। विदाउट मच स्ट्रगल। उसके बाद मेरी प्रेफरेंस थी आईटीबीपी। मैंने आईटीबीपी सेकंड प्रेफरेंस इसलिए भरी थी क्योंकि मेरे हम दिमाग में हमेशा देयर वाज एन अट्रैक्शन टूवर्ड्स माउंटेन्स, हाई ऑल्टीट्यूड रीजन की ट्रैकिंग वगैरह पसंद है। तो फिर हमें लगा कि आईटीबीपी इज मोस्टली पोस्टेड इन हिली एरियाज फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल, वो सारा हिमालय कवर करती है। तो मेरे को था कि आईटीबीपी ज्वाइन करते हैं, पहाड़ों में रहेंगे, द लाइफ वुड बी गुड। और जो आईटीबीपी के जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ना, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड माउंटेनियर्स। वो एवरेस्ट एवरेस्ट चल लेते हैं बहुत इजीली, उन्होंने सारी कंचनजंगा वगैरह पीक्स कवर कर रखी होती हैं। तो देयर वाज एन अट्रैक्शन, माय अट्रैक्शन टुवर्ड्स गोइंग टू आईटीबीपी कि मैं, हाँ, कि मैं इस ट्रैकिंग वाली फील्ड को भी नर्चर कर सकता हूँ आईटीबीपी वगैरह में जाके। मेरी थर्ड प्रेफरेंस थी बीएसएफ, क्योंकि बीएसएफ मैंने इसलिए चूज किया था क्योंकि बीएसएफ से मुझे था कि वो आर्मी की सिमिलर लाइंस पे है, उसमें सेम सिमिलर टाइप ऑफ रेजिमेंटेशन है, राइट। और उसके स्ट्रक्चर सिमिलर आर्मी से। और देखा जाए तो वो बीएसएफ इज वेरी एक्टिव इन बॉर्डर एरिया, जैसे वो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर एरियाज में सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन है और वो उधर ही सबसे ज्यादा एक्टिव है। तो उसमें काम बहुत, अगर आपको ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें आप ऐसा ना हो कि कभी खाली बैठे हो, तो आप सीआई तो बीएसएफ बहुत बढ़िया ऑप्शन है उसके लिए, क्योंकि आप हमेशा कहीं ना कभी इन्फिल्ट्रेशन रोक रहे हो, कभी ना कभी किसी ना किसी, आप हमेशा थ्रू आउट इंडिया मूव कर रहे हो, कभी आप राजस्थान हो तो कभी आप वहां भी हो सकते हो, वेस्ट बंगाल भी हो सकते हो, कभी आप रेगिस्तान में दलदलों में हो तो कभी आप पहाड़ों पे भी हो सकते हो। तो बीएसएफ आपको जितनी डाइवर्सिटी देती है उतनी डाइवर्सिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ओके। उसके उसके बाद मैंने एसएसबी और सीआरपीएफ भरी थी। एसएसबी और सीआरपीएफ मैंने एंड में इसलिए भरी थी क्योंकि एसएसबी के मैं ज्यादा फेमिलियर नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। मुझे पता था सशस्त्र सीमा बल क्या होती है और वो कहाँ कहाँ पोस्टेड होती है, बट आई वॉज नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट देयर जॉब प्रोफाइल या उनका काम एंड देयर पोस्टिंग्स। क्योंकि आप जैसे एग्जाम क्लियर करते हो आपको उसके 2 हफ्ते में ही सारी आपको डैफ वगैरह भरना होता है। तो 2 वीक्स इज अ वेरी लेस टाइम, या 1 मंथ इज अ वेरी लेस टाइम टू नो अबाउट ऑल द फोर्सेस। आप शुरू में कुछ मन बनाते हो, एंड में कुछ मन बनाते हो। तो सिंस आई वॉज नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट एसएसबीज, तो मैंने उसको थोड़ा पीछे की तरफ भरा। ऑल दो एसएसबी का भी सेम काम है जो बीएसएफ और आईटीबीपी का है, और एसएसबी में ये फायदा है कि एसएसबी हैज बेटर प्रमोशंस एंड द पोस्टिंग्स आर वेरी मच पीसफुल। आप हमेशा अच्छे इलाकों में रहते हो, हमेशा पीसफुल इलाकों में रहते हो, आप अपनी फैमिली को रख सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि आप यूपी, बिहार, उत्तराखंड के एरियाज में रहते हो जो ज्यादातर कोई नेपाल से कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, भूटान से कोई कॉन्फ्लिक्ट है नहीं। तो एसएसबी इज वेरी गुड इफ यू वांट अ बॉर्डर एक्टिव प्लस अ गुड फैमिली लाइफ। ओके। और एंड सीआरपीएफ मैंने एंड में इसलिए भरी थी क्योंकि सीआरपीएफ के बारे में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, देयर डैड वाज सर्विंग इन सीआरपीएफ, तो दे टोल्ड मी दैट कि सीआरपीएफ में द स्ट्रगल इज वेरी मच हाई, एंड आप उतना ना बेनिफिट्स नहीं ले पाते फोर्सेस से उतना जितना आपको वो स्ट्रगल प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको 2-2 साल तक आप यू आर वर्किंग देयर एंड यू आर नॉट एबल टू गेट देयर लीव्स। आप 8-8 10-10 साल तक प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो, जबकि सीआरपीएफ देखा जाए तो सीआरपीएफ को एक तरह से कहूँ तो रगड़ा जाता है। वो दिल्ली में भी उनको क्या कहते हैं, मतलब सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, वीआईपी प्रोटेक्शन ड्यूटीज में रखा जाता है। नक्सल एरियाज में सीआरपीएफ ही टोटली पोस्टेड है, जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है, तो उनको एक तरह से उनका सबसे ज्यादा उनको एग्जॉस्ट किया जाता है और उनको बेनिफिट्स उतने ही कम दिए जाते हैं। तो मेरे को था कि सीआरपीएफ में कि मैं, मतलब ये सब चीजों ने थोड़ा दिमाग में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर दी थी, तो मैंने इसलिए सीआरपीएफ बिल्कुल एंड में भरी। इलेक्शन ड्यूटीज में भी ज्यादातर सीआरपीएफ को ही हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीआरपीएफ बीएसएफ ही रहती है। और मतलब पांचों फोर्सेज में देखें तो सबसे पहले अगर डिमांड आती है तो गवर्नमेंट प्रेफर करती है सीआरपीएफ को फ्रंट में भेजने का। इन क्योंकि इन सीआरपीएफ
सबसे ज्यादा वेल ट्रेन्ड है, मतलब जितना अब उन्होंने स्ट्रगल इतना ज्यादा किया ना, तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है एक तरह से कहूंगा मैं, कि वो उन्होंने हर तरह का टेरेन, हर तरह की प्रॉब्लम मैनेज करने में वो सक्षम है। तो यानी कि तो इसलिए गवर्नमेंट जब भी कुछ होता है सीआरपीएफ को बुलाती है। हाँ, वो गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा ट्रस्ट अगर कहें तो सीआरपीएफ पर सबसे हाँ ज्यादा होता सीआरपीएफ, है। वो सबसे पुरानी सीएपीएफ भी है ना वो। हम्म। तो अगर जो हमने डिस्कस करा है इसको कंक्लूड करें, तो जो बच्चा जिसने सीडीएस को एक पैशन के रूप में स्टार्ट किया था कि हाँ मुझे आर्मी वाली लाइफ चाहिए, और इन केस अनफॉर्चुनेटली उसके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट होते हैं और वो सीएपीएफ की तरफ मूव करता है, तो एक होता है कैंडिडेट जो एकदम पैशनेट होता है स्टार्टिंग से और बचपन से उसने एनसीसी कर रखी है और उसने सारे सपने देख रखे हैं कि उसको डिफेंस फोर्सेस भी ज्वाइन करना है, तो हम्म। ऐसा कैंडिडेट जो है वो सीआरपीएफ और बीएसएफ को कंसिडर कर सकता है कि वैसा यस। जॉब प्रोफाइल होगा, वैसी डोमेन है। ठीक है, यस, तो जिस जिस बच्चे को ऐसी लाइफ चाहिए कि उसको बिल्कुल आर्मी टाइप की लाइफ चाहिए, और वो आर्मी की कोशिश कर रहा था और आर्मी नहीं हो पा रही, तो देन ही कैन गो फॉर बीएसएफ, सीआरपीएफ एंड आईटीबीपी। ओके। क्योंकि उनकी उनका सिमिलर लाइंस भी है कि आप रिमोट पोस्टिंग्स पे हो, कश्मीर लद्दाख रीजन में हो, एंड सिमिलर सा ही है सब स्ट्रक्चर। और सीआईएसएफ का हो जाएगा कि बिल्कुल अर्बन होगा, और वही हाँ वही सारे पीएसयूज और गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट्स की प्रोटेक्शन वो करते हैं। और ये सीआईएसएफ ऐसा कई लोगों से सुनने को भी मिला है कि वो थोड़ा डेस्क जॉब हो जाती है। हाँ, हो जाती है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज पोस्टेड इन अ पीएसयू इन यूपी, और उसके वहाँ पे जो असिस्टेंट कमांडेंट आता है, ही यूजुअली हैज अ डेस्क जॉब, क्योंकि उसको वो पीएसयू का शुरू में ही हैज टू चेक राउंड वगैरह मारने होते हैं कि सिक्योरिटी वगैरह टाइट है, एंड देन ही जस्ट सिट्स इन हिज कैबिन। तो वो थोड़ी हो जाती है। पर हाँ, पर ऐसा भी नहीं है कि सीआईएसएफ बिल्कुल ही लेजी जॉब है। अगर देखा जाए तो जब से वो 2008 वो मुंबई अटैक्स हुए हैं, तब से जो आसपास के कोस्टल एरियाज हैं, जैसे गुजरात, मुंबई वगैरह के पोर्ट्स हैं, हम्म। शिपिंग पोर्ट्स, वहां पे सीआईएसएफ ने आजकल बहुत सिक्योरिटी बढ़ा दी है। प्लस छत्तीसगढ़ और झारखंड एरियाज में क्या है कि माइनिंग लोकेशंस और माइनिंग के आसपास की इंडस्ट्रीज है ना, वहाँ सीआईएसएफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, तो उनका रोल उधर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। राइट। क्योंकि नक्सल एरियाज हैं, और वहाँ पे अगर माइनिंग, अगर नक्सल एरियाज नक्सल्स कंट्रोल कर लेंगे तो इट वुड बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो वहाँ पे सीआईएसएफ का रोल काफी ज्यादा बढ़ गया है। पर हाँ, कि आपको एक मेजर पोर्शन ऑफ योर लाइफ में आप अर्बन एरियाज में वो कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। तो अगर कैटेगराइज करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं। अगर जो प्रेफर कर रहा है कि एक एडवेंचरस और आर्मी लाइफ की तरह वो प्रेफर कर रहा है, तो उसको सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ बीएसएफ। वो जा सकता है। और उससे थोड़ा नीचे आए तो एसएसबी वो प्रेफर कर सकता है, जहां पर वो जॉब के साथ साथ अपनी फैमिली लाइफ भी इंजॉय करेगा, वो थोड़ा पीसफुल एग्जैक्टली होगा। वो। और हाँ सबसे नीचे आए तो सीआईएसएफ। सीआईएसएफ में यहाँ स्टार्टिंग की ईयर्स में वैसे तो देखें सभी फोर्सेस में सेम प्रोफाइल होती है ऑलमोस्ट। स्ट्रगल है, सेम स्ट्रगल होगा। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा सीआईएसएफ में। और आप सीआईएसएफ, एक दो प्रमोशन लोगे तो आप शहर में ही रहोगे, उसके बाद आपको कहीं नहीं जाना। हाँ हाँ, जिसको थोड़ा अर्बन क्राउड पसंद है तो वो सीआईएसएफ को प्रेफर कर सकता है। ठीक है। एग्जैक्टली। ओके। अब आगे बढ़ें तो पेपर वन की स्ट्रैटेजी पर आएंगे। जैसे पेपर वन पेपर टू दो दो हैं, और दोनों में स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती हैं, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करने होते हैं पेपर वन में। पेपर टू में जो बच्चे इवन जो पेपर वन में अच्छा कर जाते हैं वो पेपर टू में कहीं ना कहीं रह जाते हैं। इस क्वेश्चन पे आने के पहले एक क्वेश्चन मैं और क्लियर करूंगा, पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने स्टार्टिंग के जो अटेम्प्ट्स दिए उसमें और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ जिस अटेम्प्ट में, इसमें आपने जो सर्विसेज की प्रेफरेंस थी उसमें कुछ चेंज किया था, और वो चेंज क्यों आया? थोड़ा और रिसर्च किया होगा आपने, अगर आया भी तो इस पे एक कमेंट। एक्चुअली मैं पहली जो प्रेफरेंस जो मैंने अटेम्प्ट दी थी, उसमें मैं प्रेफरेंस भर ही नहीं पाया, क्योंकि मेरा रिटर्न ही क्लियर नहीं हुआ। राइट। आप रिट आप प्रेफरेंस तभी भरते हो जब आपका रिटर्न क्लियर होता है डैफ में। पर हाँ, मेरे साथ ऐसे था कि जब मैंने शुरू में सीएपीएफ भरा था, तब मैंने ये सोच के भरा था कि मैं बीएसएफ सीआरपीएफ को टॉप पे भरूंगा, क्योंकि उस समय मैं सीडीएस देता आ रहा था, तो मेरे अंदर ज्यादा आर्मी वार्मी वाली भावनाएं थी। पर जब धीरे धीरे आप क्या कहते हैं, बड़ा हुआ, नेक्स्ट अटेम्प्ट थी, तो फिर एक थोड़ा आपने एक्सप्लोर करा कि कौन सी फोर्सेज में उसके क्या प्लस हैं और किसके क्या माइनस हैं। आप उस तरह से रैशनलाइज करते हो। आप अगर किसी फोर्स को कुछ दे रहे हो, तो यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। अगर आप देश की सेवा में 10-15 साल, 20 साल, 25 साल या अपनी पूरी लाइफ लगा रहे हो, तो यू आर यू शुड एक्सपेक्ट मिनिमम फ्रॉम दी सर्विस एज वेल।
अगर आप सीआरपीएफ में सर्विस कर रहे हो और आप 15 साल तक आप अगर आप एसी ही रहो, मतलब आपका पहला प्रमोशन ही नहीं हो पा रहा और 15 साल से हो, तो फिर आपके लिए भी थोड़ा डीमोटिवेटिंग होगा वो। तो इसलिए मैंने जब थोड़ा प्लस माइनस कंसिडर करा तो मैंने हाँ अपनी प्रेफरेंसेस में चेंजेस लाए। ओके, तो इससे ये हमें देखने को मिलता है कि इवन जो फ्रेशर कैंडिडेट भी है तो वो पहले एक बार सर्विसेज की प्रोफाइल में रिसर्च कर ले कि किसमें प्रमोशन एग्जैक्टली के एवेन्यूज क्या हैं, जॉब प्रोफाइल कैसी मतलब है। यूट्यूब की जगह वो यूट्यूब पे तो सब देख लेते हैं, पर यूट्यूब की जगह वो एक कोरा पढ़े, कोरा, और किसी अगर उनको कोई ऐसा सर्विंग ऑफिसर मिलता है सीएपीएफ का तो उससे बात करें, तो वो आपको ज्यादा बेटर, किसी आपके फ्रेंड का, किसी का दोस्त का फादर या मदर सर्विस दे रहे हैं तो उनसे बात करें, तो वो ज्यादा अच्छे से क्लियर करके बता पाएंगे आपको। क्योंकि जनरली क्या होता है कि इसकी एज लिमिट तो 25 ईयर्स तक की है अगर जनरल कैंडिडेट की बात करें। वो अगर बच्चा ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है और वो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो ये सब चीजें उसके माइंड में नहीं आती हैं। वो किस पे फोकस करता है कि मैं पहले रिटर्न क्लियर कर लूं उसके बाद देखेंगे, और टाइम वहां पे 2 हफ्ते का रह जाता है। फिर उसमें हाँ उसमें फिर ज्यादा टाइम उसको मिल नहीं पाता है, ज्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाता। और फाइनली क्या होता है कि ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो सर्विसेज तो बिना रिसर्च की उन्होंने प्रेफरेंस दे दी, सर्विस में गए, ट्रेनिंग हो गई, काम कर रहे हैं वहां पे। हाँ, और जनरली और ऐसा देखने ट्रेनिंग को हो गई और उसके बाद वो स्ट्रगल कर रहे हैं, सैड हो रहे हैं। राइट, और ऐसा देखने को मिलता है कि फिर 5 साल बाद वो बाहर आ जाते हैं क्योंकि क्योंकि बच्चे ऐसे भी होते हैं, क्योंकि एक बार डैफ भर दिया, डैफ भरने के 4 दिन बाद या इंटरव्यू के टाइम पे बोलेंगे ओहो प्रेफरेंस गलत भर दी, इंटरव्यू में ऐसा सवाल आ सकता है, ये आ सकता है, क्योंकि क्योंकि प्रेफरेंस भरना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक बार प्रेफरेंस भर दी, वो सील हो गया, राइट आप कोई नहीं बदल सकता उस चीज को अब। राइट। तो मतलब बच्चों को यही देखना चाहिए कि भाई ठीक है, रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन तो आप एक बार फाइनल प्रिपेयर हो जाओगे, आपको फोर्सेस के बारे में पता लग गया, आपने माइंड में डिसाइड कर लिया, उसके बाद रिटर्न की प्रिपरेशन करो। राइट, ये एक सही अप्रोच एग्जैक्टली है। ना कि ये कि पहले एग्जैक्टली रिटर्न क्लियर कर एग्जैक्टली लिया उसके बाद सोच रहे हैं कि सर्विसेज में प्रेफरेंस देंगे। हाँ, आपको जॉब प्रोफाइल ही नहीं पता और आप यही सोच के कि आर्म फोर्सेस है, बंदूक लेके घूमना है तो भर दी। ये बहुत गलत हाँ, स्ट्रैटेजी है इसमें बात में। 30 to 40% बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि हाँ, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं। और आपने जो मेरे से पहला सवाल पूछा था कि आईएएस से बच्चे आते हैं, तो आईएएस वाले लेवल से बच्चे आते हैं, वो आते हैं कि उन्हें नौकरी चाहिए, वो बैठ जाते हैं, पर उनको प्रोफाइल नहीं पता होता, कुछ नहीं पता होता, फिर भर देते हैं, फिर और एंड फिर में पछताते हैं कि कहाँ आ गए। वो ज्वाइन भी नहीं करते हैं। एग्जैक्टली 100 बच्चों का बैच होता है बीएसएफ या सीआरपीएफ का, मुश्किल से 50-60 आते हैं ज्वाइन करने, 40 आते हैं ज्वाइन करने, राइट राइट। क्योंकि एंड में डर जाते हैं, बातें सुनते हैं। हाँ हाँ, चलिए अब पेपर वन की स्ट्रेटेजी पे डिस्कस करते हैं कि किस सेक्शन को कैसे टैकल करना होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, और उसमें कितने मार्क्स हमें स्कोर करने होते हैं ताकि हम एक सेफ खेलें उसमें और पेपर टू में कोई इशू ना आए। ओके, सो इफ आई स्टार्ट विद पेपर वन, तो 125 क्वेश्चंस होते हैं। और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा वो तो रैंडम होता है, वो यूपीएससी का चाहे तो वो पूरा पेपर पॉलिटी बना दे, थोड़ा सा डाले, तो वो आप कुछ नहीं कर सकते। पर बेसिक बेसिक तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि एक तो आपका पॉलिटी हो गया, एक मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एक ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट, एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री, एंड आपका साइंस। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि कौन से सेक्शन को कैसे अप्रोच करना है, तो उस कोई वो ज्यादा डिफिकल्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। कई बार ये होता है कि बच्चों को सीडीएस देने की आदत होती है, 100 क्वेश्चन की आदत होती है, और 125 क्वेश्चन कुछ बच्चे 2 घंटे में पूरे नहीं कर पाते, वो जीएस के क्वेश्चन को देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जबकि जीएस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। कई बार बच्चे पेपर देख के सोचते रहते हैं कि क्या अटेम्प्ट करूं, वो सोचने में टाइम चला जाता है और 125 के क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाते। सोचो आपके 125 क्वेश्चन है, आपके शुरू में आपने टाइम वेस्ट कर दिया और एंड के आपके क्वेश्चन उसके थे क्वांट और रीजनिंग के थे, तो आपके वो मिस हो गए, तो आपने स्कोरिंग पार्ट तो अपने सोचने में ही वेस्ट कर दिया। तो सबसे बढ़िया तो यही होता है कि जब जीएस और क्वांट मिक्स आए, जैसा इसमें आ रहा है, तो आप पहले क्वांट अटेम्प्ट कर लो। और क्योंकि वो आपका स्कोरिंग पार्ट है, अगर उसमें आपने, अगर क्वांट के 20 क्वेश्चन है, आपने 20 क्वेश्चन में 20 मिनट या 40 मिनट भी लगा दिए, तो वो वर्थ है, क्योंकि आपके 20 के 20 नंबर पक्के हो गए हैं। उसके बाद आप जीएस वाले पार्ट को अटेम्प्ट करो, क्योंकि हाँ उसमें नेगेटिव होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इफ आई से कि पॉलिटी के लिए क्या करना चाहिए, तो पॉलिटी पहले के सालों में बहुत आसान आती थी, आजकल वो पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्रोविजंस पूछने लग गए हैं। गवर्नर, प्रेसिडेंट, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इनके हॉट टॉपिक्स होते हैं यूपीएससी के, जो सीएपीएफ से पूछते हैं कि गवर्नर की पावर्स ये होती हैं, इलेक्शन के टाइम पे ऐसा ऐसा होता है,
तो वो सब ये सब पूछते हैं। तो उसके लिए सबसे बेसिक बुक तो लक्ष्मीकांत होती है, कि आप लक्ष्मीकांत को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, आप बेसिक बेसिक आइडिया ले लो। आप एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पार्ट पढ़ोगे तो आपके लिए स्टेट गवर्नमेंट वाला पार्ट भी आसान हो जाएगा। तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ो अच्छे से 2-3 बार। एनसी बहुत लोग बोलेंगे एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओ पॉलिटी के लिए, तो नहीं, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ी स्टोरी बुक जैसी होती है। आपको स्टोरी बुक्स नहीं, आपको फैक्ट्स चाहिए, आपको फिगर्स चाहिए, आपको पर्टिकुलर प्रोविजन चाहिए। तो लक्ष्मीकांत सही है, बेसिक बुक है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आई विल से कि फॉलो स्पेक्ट्रम, क्योंकि स्पेक्ट्रम में से आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ो पूरा, उसमें अंडरलाइन करो, मार्क कर लो कि पर्टिकुलर वर्ड्स, पर्टिकुलर डेट्स, आप टाइमलाइन बना लो। आप जैसे ही स्पेक्ट्रम पढ़ना शुरू करते हो ना, तो साथ साथ इवेंट्स लिख लो कि जलियांवाला बाग कौन से साल हुआ था, चौरी चौरा कांड कौन से साल हुआ था, इसका असैसिनेशन कब हुआ था। क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट सवाल है कि वो ना टाइमलाइन पूछ लेता है। वो आपको 4 इवेंट्स दे देगा और उसके बाद एबीसीडी में पूछ लेगा कि कौन सा किस ऑर्डर में हुआ था। बच्चे पढ़ तो लेते हैं, उन्हें पता होता है कि क्या हुआ था जलियांवाला बाग में, पर उनको ये नहीं पता हुआ था कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था। तो वो बहुत जरूरी है। तो वो ऑर्डर पढ़ लो, आप स्पेक्ट्रम पढ़ो, स्पेक्ट्रम में मार्क कर लो, साथ साथ एक टाइमलाइन बना लो कि क्या कहते हैं कि कब कौन सा इवेंट हुआ था। और जो भी आप पर्टिकुलर इवेंट पढ़ रहे हो, जो भी आप जैसे आप कोई क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ रहे हो, तो उसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे, कोई मैसेकर हुआ था, कोई कांड हुआ था, तो उसके पर्टिकुलर फ्रीडम फाइटर्स कौन थे। राइट राइट ओके और फिर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, ज्योग्राफी इज अ सिंपल पार्ट। ज्योग्राफी में आप 11th-12th की एनसीईआरटी हैं ज्योग्राफी की, आप वो फॉलो करो। 11th की एनसीईआरटी में आपकी इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी, और आपको किसी और सोर्स की जरूरत नहीं है। और 12th की एनसीईआरटी में आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है ना, कि इंडिया में पोर्ट्स कहाँ कहाँ हैं, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ है, वो पढ़ लो। उसमें उसके मैप्स देख लो, कि कई बार आपको मैप से याद रह जाएगा कि यहाँ पे ये एरिया में ये सब है। कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपने भी नहीं कभी सुने होते, पर आपकी एक प्रीवियस नॉलेज आपको हेल्प कर देती है ऑप्शन एलिमिनेट करने में। राइट तो ज्योग्राफी के लिए मैं तो कहूंगा 11th-12th एनसीईआरटीज आर इनफ। और सीए और सीएसई के लिए भी बच्चे यही पढ़ते हैं, उनको लिए भी कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं होता। राइट और इकोनॉमिक्स तो मैं कहूंगा सीएपीएफ का ऐसा पार्ट है कि वो इकोनॉमिक्स बहुत हाई लेवल पूछते हैं। हाई लेवल इन द सेंस वो बेसिक्स में चले जाते हैं, और बेसिक्स जो होते हैं वो किसी बुक वगैरह में मिलेंगे नहीं आपको। तो ऐसा है कि अगर आप इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा आपको भरोसा नहीं है कि आप इसमें इतना, अगर आप उसमें 4 घंटे दे रहे हो, आपको हम पक्का नहीं है कि आप उसमें से सारे सवाल सही करके आओगे। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप बेसिक नॉलेज के लिए क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लो। और और करंट अफेयर्स देखते रहो कि गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स आई हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उस साल में, पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में, उस स्कीम्स के क्या क्या प्रोविजन है। जैसे पीएम किसान स्कीम आई है, तो उसमें वो कितना, हर साल कितना है वो मिल रहा है कैश जो है गवर्नमेंट किसानों को दे रही है। तो आप ये सब प्रोविजंस याद कर लो। उसके बाद एंशिएंट मिडीवल भी ऐसी पार्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट और रिटर्न में बहुत दिक्कत है। बच्चे बहुत एंशिएंट मिडीवल पढ़ते हैं, मोटी मोटी किताबें चाट जाते हैं, और पेपर देखते हैं तो सवाल ऐसा होता है जो किसी ने भी नहीं देखा होता कभी। तो उसके लिए भी एक ही अप्रोच है कि आप बेसिक पढ़ के चले जाओ। आपको आपका सवाल बन गया तो वेल एंड गुड, नहीं बना तो कोई बात नहीं। तो उसके लिए तमिलनाडु बोर्ड की एनसीआर वो आती है, क्या कहते हैं, तमिलनाडु एनसीईआरटी कहते हैं, तमिलनाडु की एंशिएंट मिडीवल की बुक आती है। व्हाइट कलर की बुक होती है, ज्यादा मोटी नहीं होती, और बहुत लूसिड लैंग्वेज में दे रखी है। वो पढ़ लोगे तो आपकी एंशिएंट मिडीवल का बेसिक क्लियर हो जाएगा सारा। और और एनवायरमेंट पढ़, हाँ जी बताओ। ज्योग्राफी के एंड में, जैसे 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी जो बुक है, उसके एंड में भी कई सारे डेटास दिए हुए हैं। 2011 का सेंसस दिया हुआ है, कहाँ पे हाँ रोजगार कैसी है, ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। वहां से दो दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऑलमोस्ट। हाँ, क्योंकि 2011 सेंसस है ना, वो सीडीएस और सीएपीएफ के एग्जाम्स में यूपीएससी पक्का डालता है। 2011 का सेंसस तो ऐसा है कि वो उनका फेवरेट है। तो राइट उसमें आप 2011 के सेंसस में ये सब देख लो कि पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, विमेन एजुकेशन किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, लोएस्ट किस में है। तो ये सब तो बहुत, 2011 का सेंसस आपको नेट पे आप डालो 2011 सेंसस यूपीएससी, तो आपको सेंसस के बारे में बताएगा, सेंसस के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देगा। तो वो याद करने बहुत जरूरी है। वो आपने बहुत अच्छा पार्ट बताया मुझे। और क्योंकि सेंसस ऐसा पार्ट है कि यूपीएससी हर साल 2 से 5 क्वेश्चन पक्का पूछता है। राइट राइट अच्छा, ये तो अच्छा, अगर हम, ये तो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स की हो गई
बात 125 क्वेश्चन आने हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और नेगेटिव मार्किंग 0.33 की होती है, ठीक है। एग्जैक्टली। एक एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए बच्चे के लिए पेपर 1 में? देखो बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, वैकेंसी देखते हैं, उसके हिसाब से अपना सेफ स्कोर डिटरमाइन करते हैं कि इस साल 300 वैकेंसी है तो सेफ स्कोर होगा 125 130। पर मेरे हिसाब से ये सब देख के नहीं चलना चाहिए। आप लगा के चलो कि आप 130 प्लस लाओ, तो आप कितनी भी वैकेंसीज हो कुछ भी हो तो वो आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा। राइट। आप कोई बच्चा 110 पे भी कट ऑफ क्लियर कर सकता है, पर 110 पे जो कट ऑफ क्लियर कर रहा है उसके लिए फाइनली सिलेक्शन में आना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसको पता नहीं उसके पेपर 2 में क्या नंबर है, पेपर 2 में इवैल्यूएटर ने कैसे उसका पेपर चेक किया है, या इंटरव्यू में उसके कैसे मार्क्स बनते हैं। तो 130 इज अ सेफ स्कोर कि आप 130 प्लस ले आओ, तो आप पेपर, तो आप मतलब इरिस्पेक्टिव हो पेपर 2 और इंटरव्यू, आप काफी सेफर साइड पे रहते हो। ओके। और कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो वो बोलते हैं कि हम अगर ऐसा सोर्स हो कि 4 से 5 सब्जेक्ट्स कवर कर लें जिससे कि हम एक सेफ स्कोर सेफ जोन में आ जाएं, 120 या 130 प्लस आ जाएं। इवन हम देखते हैं जनरल कैंडिडेट की अगर कट ऑफ देखें तो 130 प्लस अभी सेफ रहेगा। और ओबीसी का भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 2 से 3 मार्क्स एक कम दोनों, ही। और इवन कई बार कई ऐसा बार भी तो है। ऐसा हुआ है कि ओबीसी के ज्यादा मार्क्स की कट ऑफ हाँ निकली है। हाँ, 2-3 नंबर ज्यादा ही चले गए हैं ओबीसी के, ठीक है। तो अगर बच्चे को सेलेक्टिव स्टडी करनी है, मान लो भाई कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, क्वांट, रीजनिंग, ये हो गई। एक तो एक अप्रोच ये हो गई कि सभी में थोड़ा थोड़ा करके वो इतने मार्क्स ला सकता है। अगर किसी बच्चे का मान लो इकोनॉमी में उसका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो हाँ वो छोड़ सकता है इकोनॉमी को। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स मेजर हैं, जैसे पॉलिटी हो गया। पॉलिटी तो आपको हम्म। अगर 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 90% तो करना ही करना, और वो कोई बहुत बड़ा ऐसा टास्क भी नहीं है, हाँ राइट। एग्जैक्टली। पॉलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। साइंस में भी अगर 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे एग्जैक्टली, साइंस हैं। साइंस बहुत मैटर करता है हम्म, साइंस में, क्योंकि अगर आप साइंस छोड़ के चले जाओगे तो आप 15 से 20 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, जो अगर आपने किताब पढ़ ली होती 9वीं 10वीं की तो आप आराम से स्कोर कर सकते थे। राइट। तो अगर पॉलिटी और साइंस की देखें तो 30 और 20 क्वेश्चन भी कर ले तो 50 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। ज्योग्राफी में भी बंदा 10 से 15 स्कोर। ज्योग्राफी के एक पल को आप 12th की अगर एनसीईआरटी छोड़ के चले जाओ, क्योंकि बंदे के पास टाइम क्रंच है, तो आप पर 11th की अगर फिजिकल ज्योग्राफी की बुक पढ़ जाओगे तो भी उससे काफी बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी से डायरेक्ट सवाल आते हैं एनसीईआरटी से। हाँ, और स्टैटिक क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा स्ट्रेट कहाँ है, गल्फ कहाँ पर है, जो करंट न्यूज में रहते हैं। उसके लिए एटलस देखना पड़ता है कि आप साथ साथ एटलस भी रेफर करो, राइट। एटलस में मार्क कर लो। रिवर्स का, लेक्स का, सीज का जो न्यूज में रहते हैं ज्यादातर उनको वो पूछ लेता जैसे हूँ। आजकल साइक्लोन्स आ रहे हैं काफी ज्यादा, तो हम्म, मुझे याद है 2018 का मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ऐसा था कि व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन। अभी ऐसा सवाल था कि मैंने सीडीएस के लिए पढ़ाई करी है हमेशा, पर हाँ, सीडीएस वाले बच्चे के लिए ऐसा था कि ये कितना टफ सवाल है, साइक्लोन कैसे बनता है हमें क्या पता। और हम्म, ये मतलब मेरी सीडीएस वाली प्रिपरेशन थी, तो मैंने सीपीएफ का 2018 का पहला पेपर दिया और मेरे पहले पेपर में ऐसी ज्योग्राफी का सवाल आया कि साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है। तो मुझे उस समय इतना टफ सवाल लगा ये। एंड में जब मैंने 11th की एनसीईआरटी पढ़ी तो पता लगा सबसे टुच्चा सबसे बेसिक सवाल होता है ये। तो वही होता है कि आपकी प्रिपरेशन नहीं होती, आप सोचते हो कि मैं ये छोड़ के चला जाऊंगा, ये करके चला जाऊंगा, पिछली नॉलेज से पढ़ लूंगा, तो वो स्ट्रैटेजी सही नहीं रहती। हाँ। तो ये तो हमने एक स्टैटिक सिलेबस को कवर कर लिया। अब जो डायनेमिक पोर्शन आता है वो करंट अफेयर्स का आता है, और करंट अफेयर्स में ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। अब एग्जैक्टली। सीडीएस और सीएपीएफ के करंट अफेयर्स को कंपेयर करें और सिविल सर्विसेज को कंपेयर करें तो सभी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सभी में क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं। सिविल सर्विसेज की तो बात नहीं करेंगे, सीडीएस और सीएपीएफ की बात करें तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसका सोर्स क्या होना चाहिए। बुक लिस्ट तो हमने पेपर 1 के लिए आपने बता दी, वो कि एनसीईआरटीज करनी है, लक्ष्मीकांत करनी है। करंट अफेयर्स के लिए क्या सोर्स होना चाहिए? देखो मैं आपको करंट अफेयर्स का बताता हूँ। तो जो बंदा सिविल सर्विसेज के लिए करंट अफेयर्स पढ़ता है वो क्या करता है, वो डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ता है, वो मंथली भी पढ़ता है, और वो कंपाइलेशंस भी पढ़ता है। राइट। आपके पास आप सीएपीएफ पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप उससे थोड़े कम लेवल का पढ़ोगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में यू आपको लगे कि सिविल सर्विसेज करंट अफेयर्स में मुश्किल है, और पर सीडीएस दोनों को बराबर मानता है, वो सीएपीएफ के भी करंट को बराबर मानता है, वो सीएसई के भी करंट को बराबर मानता है। ये होता है कि सवाल किस पैटर्न का आएगा वो बदल सकता है, कि सिविल सर्विस में यूजली स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं कि उसने 2-3 स्टेटमेंट दे दी, आपसे पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। सीएपीएफ सीडीएस में ऐसा होता है कि करंट अफेयर्स का सेम सवाल आ सकता है पर वो स्टेटमेंट में आएगा, क्या पता वो सिंगल वर्ड आ जाए।
राइट। कि एक पर्टिकुलर वर्ड पूछ ले, एक पर्टिकुलर कुछ पूछ ले। तो उसमें ये रहता है कि आप, मैं तो कहूंगा, एक तो आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ो, डेली इंसाइट, कि आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। उसमें आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ो, उसमें आप सिविल सर्विसेज का भी पार्ट होता है, आप उसमें सिविल सर्विसेज मेंस वाला पार्ट हटा दो। उसमें आप उसमें कोई जैसे आज कोई अगर किसी, समझ लो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्रेसिडेंट रूल लग गया है, तो वो आज लगा है, तो वो आज इनसाइट्स अपने डेली न्यूज में प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताएगा आपको। राइट। तो आप वो डेली करंट अफेयर्स पढ़ लो आप इनसाइट से। उसके बाद जब आपका एग्जाम आने वाला होगा सीएपीएफ का, जैसे अगस्त में सीएपीएफ का एग्जाम है, तो उससे पहले आप जून और जुलाई में आप ईयरली कंपाइलेशन पढ़ लो। ईयरली कंपाइलेशन जैसे उसकी आती हैं, विजन की आती हैं, पीटी 365 करके, और उसकी आती है राउस की आती हैं, कंपस वगैरह, आप वो पढ़ लो। क्योंकि जब मैंने 2019 का अटेम्प्ट दिया था, तो जो पीटी 365 का जो मटेरियल था मैं वो पढ़ के गया था, उससे मेरे काफी ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस बन गए थे। जो आजकल सिविल सर्विसेज ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए करंट अफेयर से, वो सीएपीएफ ने शुरू कर दिए। वो करंट अफेयर से डायरेक्ट सवाल पूछता है, ये कौन से स्टेट की चीज है, ये कौन से स्टेट में हुआ था, ये कौन सी कंट्री में हुआ था, ऐसे ऐसे। वन लाइनर जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं सीएपीएफ में। हाँ, वन लाइनर्स। कर सीएपीएफ और सीएससी के करंट में कोई फर्क नहीं है, बस यही फर्क है कि सीएससी में स्टेटमेंट्स आएंगी तो सीएपीएफ में वन लाइनर आ जाएगा, करंट अफेयर सेम होगा। सीएससी में हम अपना थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ा नॉलेज यूज कर सकते हैं, लेकिन सीएपीएफ में एग्जैक्टली ऐसा है, आया तो आया, नहीं आया तो चला तो गया। नहीं आया। राइट। और एग्जैक्टली जो सोर्सेज आपने बताए, जो मैगजीन्स, एक तो अगर वो न्यूज़पेपर बच्चा फॉलो कर रहा है तो कई बार ऐसे होते हैं, न्यूज़पेपर तो मेरे ओपिनियन में कि बेस्ट सोर्स होता है कि वो इवन कई बार हेडलाइंस हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन देखते याद रह ही जाती हैं। सीधा हेडलाइन से क्वेश्चन आ जाता है। तो राइट। न्यूज़पेपर का यही फायदा है कि आपको न्यूज़पेपर आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाती है। आपने कोई हेडिंग देखी, आपने कोई फोटो देखी न्यूज़पेपर में, आपके वो दिमाग में छप गई बात। राइट। आप जैसे वो न्यूज़पेपर में आपने कोई खबर पढ़ी, आप सीधा उसके बारे में जाके गूगल करो, आपको समझ नहीं आ रही तो बस आपको, बस अब आपका वो टॉपिक क्लियर हो गया। तो इसलिए न्यूज़पेपर हेल्प करता है। तो एक कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर वो रेगुलरली फॉलो करे और कोई भी एक मैगजीन वो ले ले, जो आपने बताई हाँ, उनमें दो से तीन बताई, उनमें से किसी भी एक को फॉलो कर ले। मैगजीन से क्या और अगर होता है? जैसे कोई, हाँ जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है और कोई बच्चा न्यूज़पेपर अवेल नहीं कर पा रहा, तो देयर इज अ चैनल कॉल्ड राउज आईएएस ओके। यूट्यूब पे। वो अपना डेली न्यूज़पेपर पे वीडियो बनाते हैं हिंदू पे। मतलब वो 30-40 मिनट्स की एक वीडियो में पूरा हिंदू का अखबार समझा देंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज। तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे लॉकडाउन के टाइम पे किसी के घर पे न्यूज़पेपर नहीं आ रहा, और हिंदू कई बार दूसरे स्टेट्स में नहीं जाता, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हो या यूपी में रहते हो, तो हिंदू कई बार एक दिन लेट आता है या 2 दिन लेट आता है। तो आप वो राउज आईएएस वाला यूट्यूब का चैनल है, उसमें आप डेली न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स के लिए मैक्सिमम दो सोर्स रखना सेफ रहेगा कि ज्यादा टाइम भी ना उसमें चला जाए, क्योंकि बच्चों को मजा आता है, वो करंट अफेयर्स पढ़ते रह जाते हैं, टॉपिक को 4-4 घंटे लग जाते हैं। हाँ, बस आप डेली न्यूज और ईयर एंड में एक कंपाइलेशन। ओके। ठीक है। पेपर वन क्लियर हो गया हमारा। पेपर टू पर आते हैं। पेपर टू ठीक है। हम्म। पेपर टू में ऐसा है कि पेपर टू आपका होता है 200 मार्क्स का। पेपर टू बच्चों को लिखने की आदत नहीं होती, और टाइम खत्म हो जाता है और किसी को पता नहीं चलता। बच्चे ऐसे लिखने लगते हैं, वो सोच सोच के ऐसे लिखते हैं, सारा टाइम खत्म हो जाता है, एंड में पता लगता है ग्रामर छूट गई, किसी बच्चे का प्रेस ही छूट गया, पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, 200 में से 160-170 का अटेम्प्ट हो पाया, ऐसे ऐसे। जो मेरी 2018 वाली अटेम्प्ट थी, उसमें मेरी गलती ये हुई थी कि पेपर टू में प्रिपेयर्ड नहीं था। ऐसे लिखना आता था, आर्ग्यूमेंट लिखना आता था, पर ये नहीं पता था कि टाइम कैसे मैनेज करूं। मुझे ये नहीं पता था कि ये इतने टाइम में खत्म करना है, ये इतने टाइम में खत्म करना है, और इन दी एंड मेरा 50 नंबर का शायद पेपर ही छूट गया था, पेपर टू 2018 वाली अटेम्प्ट में। तो 19 वाली अटेम्प्ट में मैंने टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। द थिंग इज कि आप पेपर टू स्टार्ट करते हो, शुरू में आपको मिलते हैं 4 ऐसे, उसके बाद मिलते हैं आपको 2 आर्ग्यूमेंट्स, उसके बाद मिलती है 2 रिपोर्ट। आप क्या करो, आप हर अ, अंदर वाले सब टॉपिक को 15 मिनट्स दो। ओके। जैसे आपने 4 ऐसे लिखी है, चारों ऐसे को 15 मिनट्स ईच दोगे, तो आपका 1 घंटे में ऐसे खत्म सारे। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं 2। एक ईच आर्गुमेंट आर्ग्यूमेंट को फिर से आप 15 मिनट दो, तो आपके दोनों आर्ग्यूमेंट्स फिर खत्म हो गए हाफ एन आवर में। ओके। आप फिर से, आपकी रिपोर्ट आ गई, आपने फिर उन रिपोर्ट्स को 15-15 मिनट्स दो, ओके। तो फिर वो आपकी हाफ एन आवर में खत्म हो गई।
तो आपके पास आपके 2 घंटे खत्म हो जाते हैं और आपका मेजर चंक ऑफ द पार्ट इस पेपर इज फिनिश्ड। अब आपका बचता है ग्रामर और प्रेसी। ठीक है, अब आराम से आप आधा घंटा प्रेसी पे लगाओ, प्रेसी को पढ़ो अच्छे से, उसमें अंडरलाइनिंग करो और वहीं बॉक्स बना होता है आंसर शीट पे, उस बॉक्स में वर्ड बाय वर्ड लिख दो। आपका प्रेसी, अगर आप बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक प्रेसी बना रहे हो और सोच रहे हो मैं ज्यादा टाइम देना हूँ, दे दो, 40 मिनट्स दे दो, पर 40 मिनट से ज्यादा मत देना। मैं तो कहूंगा 20 से 40 35 मिनट्स तक में अपनी प्रेसी खत्म करो और उसके बाद ग्रामर पे आओ। ग्रामर में ऐसा है कि ग्रामर आप जैसे ऐसे बिना पढ़े भी लिख सकते हो कि आप पढ़ के नहीं गए, ऐसे प्रिपेयर करके नहीं गए, पर आप ग्रामर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऐसी कोई सीडीएस वाली ग्रामर नहीं आती कि थोड़ी आसान लेवल पर आ रही है। ग्रामर थोड़ी टफ आती है, उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर आप हल्का सा भी पढ़ के चले गए हो, आपको पता है कि आपको ये, जैसे अगर आपको कई बार यही नहीं पता होता कि प्रेपोजिशन क्या होता है, किसी को बच्चे को यही नहीं पता होता कि वर्ब्स में ये वाला कौन सा फॉर्म है, दूसरा फॉर्म कौन सा है, अगर आप वही नहीं पढ़ के गए तो आपको ग्रामर लगेगा कि सब बाउंसर्स जाएंगे आपके ऊपर। तो अगर आप ग्रामर पढ़ जाओ रेनन मार्टिन से, तो वो ग्रामर 15 मिनट में आप खत्म कर सकते हैं और आपका पेपर 5 से 10 मिनट पहले खत्म हो जाएगा। तो वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर पेपर टू। और ग्रामर वाले पार्ट के लिए प्रायर नॉलेज होना, आप यूट्यूब और रेनन मार्टिन दोनों से पढ़ लो ग्रामर। 5 6 दिन पढ़ोगे, 10 दिन पढ़ोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, ग्रामर में 50 नंबर में से या 40 नंबर में से आराम से 20 से 25 नंबर आ सकते हैं। और मैं 20 से 25 कह रहा हूँ, बच्चा सोचेगा 40 50% इतने कम, पर यूपीएससी के लिए 20 25 नंबर ही बहुत होते हैं। राइट राइट राइट। इसमें 80 to 90% स्कोर करना भी नहीं होता है, जो करने की कोशिश करता है वो एग्जाम ही नहीं क्लियर कर पाता है। हाँ एग्जैक्टली आप बच्चे क्या करते हैं, ग्रामर से ही शुरू करते हैं और उस पर इतना टाइम फूक देते हैं ना कि मैं ग्रामर को परफेक्ट बनाकर चलूंगा अपनी। आपको क्या लगता है, आप एक ए से एन कर रहे हो और आपका पेपर सही हो गया, आप क्या पता कुछ और मिस्टेक हो और आप पूरा पूरा सवाल ही गलत हो जाए। तो और ग्रामर लोग शुरू में अटेम्प्ट करते हैं, वो हो ही नहीं पाता सारा। और प्रेसिस में कई बार ऐसे होता है बच्चों के साथ, जो स्पेशली फ्रेशर्स होते हैं, जो बच्चा एक बार एग्जाम को अटेम्प्ट कर चुका है और वो सेकेंड टाइम अटेम्प्ट करने जा रहा है, उसको तो आइडिया एक हो जाता है, वो प्रिपेयर्ड होता है थोड़ा। फ्रेशर जो होता है वो अनप्रिपेयर्ड होता है, वो जाता है प्रेसिस में, उससे क्या गलती होती है कि उसको 1/3 में उसको कंक्लूड करना होता है बॉक्सेस में। अब वो बच्चा क्या करता है कि वर्ड्स, अब कितने वर्ड्स हैं, इसको मैं 1/3 करूंगा, तो वो पहले क्या करता है, एक एक वर्ड्स को काउंट करने लगता है। बट होता क्या है कि वो नीचे वर्ड्स लिखे होते हैं नीचे कितने वर्ड्स हैं, एग्जैक्टली। और वो काउंट करते हुए नीचे आएगा और देखेगा 5 मिनट उसने वर्ड काउंट में निकाल दिया और नीचे तो दिया हुआ है, उसका दस वही ना, मिनट बच्चे प्रीवियस ईयर देखते नहीं, उन्हें फॉर्मेट तो पता होता नहीं है। राइट। जो प्रीवियस ईयर देखे बिना ही पेपर अटेम्प्ट करने आ रहे हैं, उसके लिए बाउंसर ही जाएगा। जब वो ग्रामर देखेगा उसके लिए तब भी बाउंसर जाएगा, वो प्रेसी देखेगा उसके लिए तब भी बाउंसर जाएगा। अब उसका 10 मिनट चला गया, वो एकदम पैनिक मोड में आ जाएगा, वो खुद को वो ऐसे बोल रहा होगा कि भाई मैंने कहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, 10 मिनट इतने में मेरा एक रिपोर्ट हो गया होता, ये हो गया। राइट। आर्ग्यूमेंट में हो जाता है बच्चों के साथ, बच्चे आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं, उनको लिखना टू एंड फ्रो। अब टू बच्चे को समझ ही नहीं आता कि कोई बार टॉपिक इतना पॉजिटिव होता है ना, आप उसके अगेंस्ट ही नहीं लिख सकते। राइट। तो उसमें भी बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है। उसके लिए तो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, क्योंकि हाँ प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, हम ज्यादातर न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, तो वहां पे इतना आर्गुमेंट्स हमें आसानी से नहीं मिल जाता है, हमें रिसर्च करनी पड़ती है आर्गुमेंट्स के लिए स्पेशली, कि या तो प्रोज एग्जैक्टली को जैसे अभी हमारी 2020 वाला अटेम्प्ट था, जैसे अब अगर आप 2020 वाला अटेम्प्ट देखो सीएपीएफ का, उसमें एक शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उस पे था आर्ग्यूमेंट। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर किसी बच्चे ने पढ़ी नहीं होगी, तो वो चलो प्रो लिख देगा कि वो उसके प्रोज क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, वो लिख देगा कि इंक्लूसिविटी बढ़ा दी, वुमेन एजुकेशन के लिए ऐसा ऐसा कर दिया, एससी एसटी दलित एजुकेशन के लिए। अब वो अगेंस्ट कैसे बताएगा, उसको पता ही नहीं होगा। तो आपकी करंट अफेयर्स की थोड़ी नॉलेज टाइट होना जरूरी है, क्योंकि आर्गुमेंट में आजकल पहले होता था कि वो बहुत जनरल टॉपिक्स पूछ रहे हैं ऐसे में, आजकल ऐसे में ऐसे सवाल आने लग गए हैं, या आर्गुमेंट्स में ऐसे सवाल आने लग गए हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। फार्म डिस्ट्रेस आ जाएगा, मॉनसून का फार्मिंग पे क्या लेना देना है, फार्मर सुसाइड आ जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे करंट अफेयर्स वाले टॉपिक आते हैं। अगर आप उसमें करंट अफेयर्स वाले टॉपिक से बिल्कुल भी मतलब वाकिफ नहीं हो, तो आपके लिए मतलब सब हे वायर चला जाएगा उसी समय। आप जिस सवाल को आपने 15 मिनट देना है, आप 40 मिनट लगा दोगे उस पर। राइट। और पेपर 2 के लिए वोकेबलरी भी होना काफी मैटर करता है, बिकॉज सिंगल 4 वर्ड का स्टेटमेंट होगा, उसको आपको डेसिफर करना है और उसमें आपको इंटरप्रेट करके आपको आंसर राइटिंग करनी है। अगर आपको 4 वर्ड या 7 वर्ड का सेंटेंस वो समझ में नहीं आया, और ये हुआ था 2020 में बच्चों के साथ,
अब ऐसे स्टेटमेंट एग्जैक्टली। दिए गए, वो बाउंसर चला गया, समझ ही में नहीं आया उनको, तो इसमें कैसे उनको हेल्प मिलेगी? या तो वो डाइवर्सिफाइड पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करें, हर एक एंगल को वो कवर करेंगे, हर एक डायमेंशन। मैं तो कहूंगा कि आप एग्जाम से 2 महीने पहले क्या करो, आप अलग अलग यूट्यूब चैनल्स, अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स फॉलो करो। वहाँ पे वो मॉक पेपर्स देते हैं, वो जो मॉक पेपर बनाते हैं वो उसी टॉपिक से बनाते हैं जो आजकल चल रहे हैं। तो आपको समझ आने लगेगा। कई बार क्या होता है कि कई बार यूपीएससी कोई सॉलिड बाउंसर वर्ड डाल देगा जो आपको कभी समझ ही नहीं आए, पर अगर आपको उस टॉपिक का हल्का सा भी आइडिया है ना, तो आप उस पर्टिकुलर आइडिया को पकड़ के आगे बढ़ सकते हो। तो मैं तो कहूंगा कि आप उस एंड के 2 महीने में जो आपके होते हैं ना, वो सबसे क्रूशियल होते हैं कि आप उस समय कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे में कितना कर सकते हो। कई बार बच्चे एक ऐसे लिख के, 2 ऐसे लिख के, 3 ऐसे लिख के पेपर देने चले जाते हैं कि वाओ मैं प्रिपेयर्ड हूँ पेपर 2 के लिए, पर वो पूरा पेपर कभी अटेम्प्ट नहीं करते और उनसे पेपर ही नहीं खत्म हो पाता, क्योंकि वो उन्होंने कभी एक बार बैठ के पेपर ही नहीं अटेम्प्ट किया है। राइट, राइट। तो प्रैक्टिस वो पेपर 2 के लिए तो मस्ट है, और पेपर 1 के मस्त। लिए भी। पेपर 1 के लिए कोई बच्चा अगर जा रहा है, अपियर हो रहा है, तो उसको कितने साल पहले के प्रीवियस ईयर तो कंपलसरी है, मस्ट है, ये एक आप इंसाइट दे दो इसमें। पिछले 5 साल के तो करके जाए, और 2000 जैसे 15 से शुरू करके 20 पर आए, नीचे से वो खुद फील करेगा कि कैसे 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 सवाल आएंगे। अब कोई 2010-11 से शुरू करेगा, उसमें कुछ गलत नहीं है, पर बात यह है कि वो 2010-11 के फॉलो करेगा, तो वो उस समय थोड़ा पैटर्न अलग था। तो वो राइट। 2010-11 का पैटर्न पकड़ के थोड़ा करेगा, तो उसको लगेगा कि अब क्या हो गया, ये तो बहुत आसान है, ये वो है। पर मेरे ख्याल से 2015 सेफ ईयर है। आप 2015 से आगे के पढ़ के चलो, आपको सारा आइडिया लग जाएगा। आप ना जैसे 2015 का पेपर से शुरू करो ना, आपको कुछ पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड चीजें बार बार दिखें तो वो लिख लो। जैसे अगर फेमस पर्सनालिटीज आ रही हैं, तो आप एक नोट पैड पे लिख लो कि फेमस पर्सनालिटीज यूपीएससी पूछते हैं, तो मैं वो पढ़ लूंगा। राइट। आप ये देख लो कि टाइमलाइन क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाँ ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पढ़ लूंगा। स्टेट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाँ मैं पढ़ लूंगा। अवार्ड्स आ रहे हैं, हाँ अवार्ड्स आ रहे हैं, मैं अवार्ड्स पढ़ लूंगा। तो ये सब नोट करना बहुत जरूरी है जब आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो। और ये देख रहे हैं कि कौन से अवार्ड्स का रिपीटिशन हो रहा है, तो वो अवार्ड तो मस्ट है, वो करके जाना है। जैसे एग्जैक्टली। हाँ, जैसे नोबेल प्राइज सेंसस का है, तो जैसे आना ही सेंसस आना ही है, है। हर साल 2-4 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, नोबेल प्राइज का आना ही आना है क्वेश्चन। बजट बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, आजकल ये राइट। हॉट टॉपिक्स बन गए हैं, वो आना जरूरी है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो सीएपीएफ के लिए केवल सीएपीएफ का करें, या सीडीएस भी करें और सिविल सर्विसेज का भी? कई बच्चों मैं के तो ऐसे, कहूंगा कि हाँ, कई सीडीएस तो करो ही करो, सिविल सर्विसेज के पुराने पेपर भी करो। 18, 19, 20 के तो मुश्किल लगेंगे सीएपीएफ वाले बच्चों को, पर 2018 से पहले के पेपर करे जाएं तो वो बिल्कुल सीएपीएफ, आज का जो सीएपीएफ लेवल है ना, वो सीएससी का 2015, 16, 17, 14 वाला लेवल है। तो वो राइट। करना तो बहुत जरूरी है, आपको अपना लेवल पता लग जाएगा। हाँ, और एक पैटर्न भी पता लग जाएगा। होता क्या है ऐसा कि जो सीडीएस में क्वेश्चन आ रहे हैं, कई बार 2-3 क्वेश्चन सीएपीएफ में आ जाते हैं। और एग्जैक्टली। सिविल सर्विसेज का एक ट्रेंड ऐसा देखने को मिला कि जो 90s में क्वेश्चंस जैसे बनते थे, 1990 2000, तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट अभी के पेपर में मिल जाते हैं, सीडीएस में भी मिल जाते हैं, साइंस के सीडीएस के भी मिल जाते एग्जैक्टली। हैं। मैंने लास्ट ईयर सीडीएस का एग्जाम दिया था, तो उसमें 2015-16 के सिविल्स के क्वेश्चंस आ रखे थे, इकोनॉमिक्स वगैरह के, राइट। सेंसस वगैरह के। तो बहुत जरूरी है कि आप 2010 से लेके 2017 तक का सिविल्स का पेपर जरूर सॉल्व करो। क्या तो पता उसमें से 4-5 सवाल निकला है। तो जैसे कि अभी 8 अगस्त को सीएपीएफ का एग्जाम शेड्यूल्ड है, तो मान के चलते हैं, और जनरली ऐसा चांसेस भी है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। अगर 8 अगस्त को होता है और अभी तो टाइम काफी कम रह गया है, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 5 से 7 साल के करना इनफ रहेगा। अगर जो बच्चा एकदम उसने 30 to 40% प्रिपरेशन अपनी कर रखी है, 50% भी अगर कर रखी है, तो उसको मैं तो पिछले, कहूंगा आप डेली 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और उन डेली 50 क्वेश्चंस में आप अपने सारे प्रीवियस ईयर कवर कर लो। सीडीएस के इक्वल को ना भी करो तो सीएपीएफ और सीएससी के 5-5 साल के कर लो पेपर। हाँ, और एक वीकली टेस्ट तो होना चाहिए जो फुल लेंथ हो टाइमिंग के साथ, ताकि टाइम एग्जैक्टली। को भी वर्क करें। और डेली भी 50 एमसीक्यूज मिनिमम इज वेरी नेसेसरी। हाँ, और ये और ज्यादा हेल्पफुल होगा कि अगर वो सेम टाइम पे प्रैक्टिस करें, बिकॉज उन्हें बैठना तो उसी टाइम है, तो अपनी साइकोलॉजी और सब कुछ एक। वो, हाँ वो मैं मानता हूँ, और वो पेपर 2 के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर 1 तो अब बच्चा घर से आता है जोश जोश में दे देता है, उसके बाद पेपर 2 देना होता है, गैप आता है, और वो दोपहर के बच्चों के सोने के टाइम पे होता है। तो राइट। पेपर 2 में आलस आता है। तो आप पेपर 2 जब भी प्रैक्टिस करो, आप उसी समय प्रैक्टिस करो जिस समय आपके वहां पर होता है।
सेंटर पे होता है। अगर कोई पेपर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है और होता है कई बार कि ऐसे उसने लिखा और उसके सारे थॉट्स एग्जॉस्ट हो गए, अब आर्ग्यूमेंट्स क्योंकि और ग्रूलिंग है, आर्ग्यूमेंट्स और रिपोर्ट में और ज्यादा एनर्जी एफर्ट रिक्वायर करता है, तो अगर एक बार को माइंड स्टॉप रुक जाता है, स्टॉप होता है बीच में, तो फिर वो उसको रिकवर कैसे करे और अगले क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कैसे करे खुद को? मैं तो कहूंगा जैसे ऐसे आप एक पल को जनरल भी लिख सकते हो कि आपको ज्यादा स्पेसिफिक पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, तो आप ऐसे थोड़ा जनरल भी लिख सकते हो, पर आपको रिपोर्ट और आर्गुमेंट प्रिसाइज होने चाहिए। आपको डिटेल्स लिखने पड़ सकते हैं। आपको रिपोर्ट लिखनी है तो आपको, अगर आप रिपोर्ट में डिटेल्स नहीं डालोगे तो आपकी रिपोर्ट का फायदा ही क्या, फिर तो वो आपका ऐसे ही बन गया है। राइट। तो उसमें आप क्या करो कि अगर आपको इस पेपर में फ्रेशनेस चाहिए, अपना दिमाग सबसे अलर्ट करना है, तो आप वो जो पिछले 1 डेढ़ महीने से आप उसी उस टाइम पे अपना एक रूटीन बना लो कि आप उस टाइम पे सोओगे नहीं। अगर आपका पेपर 2 2 से 5 बजे तक होता है, तो आप वो 2 से 5 बजे का अपना अलर्ट टाइम बना लो कि आप 2 से 5 के टाइम पे अलर्ट रहोगे, उस समय आप पेपर सॉल्व करोगे। अगर आपको नींद आ रही है, आप चाय पियो, कॉफी पियो, पर वो अपना बॉडी की का एक रूटीन बना लो। आपकी बॉडी 20 25 दिन में सेट हो जाएगी उस रूटीन पे। तो जब आप फाइनल अपना पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपकी बॉडी उस समय भी अलर्ट रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक हाथ से आप अपने मुंह पे उबासी रोक रहे हो और दूसरे हाथ से पेन चला रहे हो। हाँ, और थॉट्स भी आएंगे, फिर वो ज्यादा प्रोडक्टिवली आंसर्स निकलेंगे। एग्जैक्टली आप सॉल्व करो वो 2 2 से 5 वाला टाइम। तो ऐसा बना लो, पेपर 1 बच्चे घर से आते हैं, चाय वाय पी के थोड़ा जोश होता है तो वो लिख लेते हैं। पेपर 1 के बाद थक जाते हैं, बीच में 2 3 घंटे का गैप आता है, आधे बच्चे सो जाते हैं, खाना खा लेते हैं, हैवी खा लेते हैं, ओके। उसके बाद नींद आने लगती है। पेपर 2 का कंटेंट अगर बच्चे को ढूंढना है पेपर 2 के लिए, बिकॉज कंटेंट तो चाहिए, तो कंटेंट का सोर्स क्या होना चाहिए कैंडिडेट्स के लिए पेपर 2 का? कंटेंट्स का सोर्स सबसे बेस्ट है न्यूज़पेपर। कि आप न्यूज़पेपर में जैसा हिंदू पढ़ोगे तो हिंदू में यही होता है, आपको वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पॉजिटिव नेगेटिव देते हैं। तो हम्म। आपको, अगर आज टॉपिक चल रहा है फार्मर, तो वहाँ पे फार्मर का पॉजिटिव भी देंगे, नेगेटिव भी देंगे। कोई अगर और पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है, जैसे क्या कहते हैं, स्कूल एजुकेशन या विमेन एजुकेशन, तो वो आपको न्यूज़पेपर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट देगा। तो आपको यही इसी को सोर्स बना लो। आप एक काम करो, क्लाउड मेथड होता है कि आप एक, जैसे आपको विमेन एजुकेशन, आप विमेन एजुकेशन का एक क्लाउड बना लो। उसमें अलग अलग एरोज निकाल लो कि दिस पॉजिटिव का एक एरो, उसमें पॉइंट्स लिख लो, ये पॉजिटिव के पॉइंट्स हैं। ये नेगेटिव का एरो बना लो, ये नेगेटिव के पॉइंट्स हैं। एक एरो बना लो एग्जाम्पल्स का कि मुझे जैसे केरला का एग्जाम्पल देना है कि वहाँ पे विमेन लिटरेसी 99%। आपको कोई, तो आप ये सब जो आपके ये फ्लो चार्ट्स या आपके ये डायग्राम्स होंगे ना, आप ये पेपर से 2 दिन पहले देख लो। तो बस राइट। आपके दिमाग में बन गया कि अच्छा ठीक है, अगर मेरे को विमेन पे ऐसे आता है तो मेरे को ये सब, ये वाला जो क्लाउड है, ये वाला खोल के लिख दूंगा बस में। आपके वो 50 वर्ड्स 200 वर्ड्स बन जाएंगे। इसमें और भी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी कैंडिडेट्स को, क्योंकि कई सारे वेबसाइट्स पे माइंड मैप्स ऑलरेडी रहते हैं, तो वहां से भी एग्जैक्टली और कर सकते हैं। आप पिछले साल प्रीवियस ईयर के, मतलब आप यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने टॉपर्स वगैरह होते हैं, वो अपना माइंड मैप्स शेयर कर देते हैं कई बार, तो आप उनके माइंड मैप से भी हेल्प ले सकते हो। राइट। अच्छा, अभी बीच में बात उठी थी कि सिविल सर्विसेज और सीएपीएफ के पेपर को मर्ज करने जा रहे हैं, तो इस पे क्या कमेंट है कि अगर पॉसिबल होना होता हुआ दिख रहा है, अगर होता है तो फिर क्या उसके रिपरकशंस होंगे कैंडिडेट्स के ऊपर? एक्चुअली इसका मर्ज करने का रीजन ये दिया था गवर्नमेंट ने कि सीएपीएफ के ऑफिसर्स हैं, पर्सनल्स हैं, वो डिमांड करते हैं कि हमें भी इक्वालिटी दो तुम आईएएस आईपीएस लेवल पे। तो उन्होंने कहा था कि हम अगर इक्वालिटी देना चाहते हैं तो हम एक काम करते हैं कि रिक्रूटमेंट भी सेम ही कर देते हैं, कि रिक्रूटमेंट सेम कर देंगे तो इक्वालिटी आ जाएगी कि दोनों सेम एग्जाम से आए हैं, दोनों इक्वली प्रेस्टिजियस हैं। पर इसमें दिक्कत ये आ जाएगी कि ये तो चलो उन्होंने, आपने सुपरफिशियली कर दिया, अगर ग्राउंड रियलिटी ही नहीं बदलोगे तो क्या फर्क रह जाएगा। दूसरी बात, आप वो बच्चे जो डिफेंस सर्विसेज के लिए ही एस्पायर करते हैं, उन बेचारे बच्चों के लिए डिफिकल्टी आ जाएगी कि आप, जो बच्चा फिजिक रिटन क्लियर करके फिजिकल वगैरह एसएसबी दे के अंदर घुसना चाहता है, उस बेचारे को तो प्रीलिम्स देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, फिर जाके, और ये सब तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है जिसको फोर्सेज में जाना है। राइट। तो बेटर ये होगा कि जो अभी एस्पिरेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं, ये जो सामने उनके अटेम्प्ट आ रहा है, इसमें पूरी तैयारी के साथ दे दो भाई कि आगे 2 साल बाद क्या हो जाए, सिलेक्शन हम्म। प्रोसेस थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा। इट्स बेटर कि अभी प्रिपेयर करो अच्छे से और हाँ एग्जैक्टली exactly. आप चाहो तो सीएपीएफ को थोड़ा ओवरऑल कर दो, पर सीएससी के साथ डालना मुझे लगता है कि थोड़ा
गलत डिसीजन है, क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट है, जो सीरियस डिफेंस कैंडिडेट है, उसके लिए थोड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन की, जैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं ईयर बाय ईयर डिक्लाइन कर रही हैं, इसी साल आई हैं तो वो काफी कम हो गई हैं, तो इसका रीजन क्या हो सकता है, और जो कंपटीशन लेवल है उस पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इन ब्रीफ इसको रखेंगे। देखो लास्ट जैसे 2009 10 11 ये सब के जो बैच थे, इसमें बीएसएफ सीआरपीएफ, इसमें 300 कैंडिडेट्स थे। ओके। मतलब एक पर्टिकुलर फोर्स में आप सोच रहे हो, जैसे इस साल जैसे 150 वैकेंसी आई है पांचों में, तो और ओवरऑल। उस समय ऐसा, और उस समय बीएसएफ में 300 200 चल रही थी। उस इस चक्कर में क्या हुआ है कि शुरू में इतनी वैकेंसीज थी ना, तो अब जाके प्रमोशन इतने ज्यादा स्लो हुए हैं। हाँ हाँ। तो ये दिक्कत आ गई है, और फिर गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफिसर्स की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि आप कैडर रिव्यू करो, हायर पोजीशंस पे, डीसी लेवल, कमांडेंट लेवल, इन लेवल पे सीट्स बढ़ाओ, पोस्ट बढ़ाओ, और नीचे वाले लेवल पे कम करो, जिससे प्रमोशन टाइमली हो सके। ऑन पेपर तो लिखते हैं कि 5 साल में 4 साल में प्रमोशन हो जाएगा, पर ग्राउंड पे तो होता है 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में। तो इसी राइट। चक्कर में वैकेंसी कम कर रहे हैं कि शुरू में वैकेंसीज कम रखें, जिससे आगे प्रमोशन फास्ट हो, स्टैग्नेशन ना हो, स्टैग्नेशन ना है। स्टैग्नेशन ना हो। और शुरू के जो पास्ट बैच की जो गलतियां आई हैं कि 300 बच्चे ले लिए, वो वाला सारा धीरे धीरे आके कंपनसेट हो जाए। ओके ओके। अच्छा, इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पेपर 1 पेपर 2 क्लियर होता है, उसके बाद कितने महीने का टाइम मिलता है, और पीईटी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए कितना टाइम मिलता है, उसमें कितना खुद को प्रिपेयर करना है, फिर इंटरव्यू के लिए भी जाना है, तो पीईटी और इंटरव्यू इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पीटी का तो ऐसा है कि आप रिटन क्लियर करते हो, आप डैफ भरते हो, आपके डैफ भरने के 1 1.5 2 महीने बाद आपका पीईटी कॉल आ जाएगा। ओके। लगा के चलो कि 1.5 महीने बाद आ जाएगा। तो हम्म। आपको उसके लिए क्या प्रिपेयर करना है, आपको रिटर्न के रिजल्ट की वेट नहीं करनी पीटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए, कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आ रहा है मैं उस दिन से तैयारी या उसके अगले दिन से तैयारी शुरू करूंगा। हम्म। आप आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मिल जाएगी आंसर की। आप जिस दिन पेपर दे के आए हो उसके 1 2 दिन बाद अपना आंसर की देखो, और अपने क्वेश्चन पेपर देखो, और चेक करो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ओके। अगर आप सेफ लिमिट के ऊपर हो हम्म। तो आप प्रिपेयर करना शुरू कर दो। अगर आपका वेट ज्यादा है तो कम करना शुरू कर दो। जैसे मेरे साथ ऐसा था कि मेरा 10 किलो ओवर वेट था जब मैंने चेक करा था, जब मैंने सीएपीएफ दिया था 2019 का, तो मुझे 10 12 किलो कम करना था। तो मैंने अगले दिन 2 3 दिन बाद की चेक करी, और उसके बाद से ही मैंने भागना शुरू कर दिया था। तो आप अपना उस हिसाब से प्रिपेयर करो कि आपका प्रेजेंट वेट कितना है, आपको कितना डिजायर्ड वेट चाहिए, आपका प्रेजेंट फिटनेस लेवल कितना है। क्योंकि कई बार होता है पीटी देने चाहते हो ना, तीनों चीजें लगातार होती हैं, 100 मीटर 800 मीटर लॉन्ग जंप, बच्चा 800 मीटर भागता है उसके बाद थक जाता है। कोई बच्चा 800 मीटर वाला जो है वो बहुत इजीली क्लियर कर लेगा, पता लगा 100 मीटर के लिए जान ही नहीं बची उसके अंदर, या लॉन्ग जंप के लिए जान ही नहीं बची उसके अंदर। तो आप अपनी प्रेजेंट फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, और प्रिपेयर करने में लेट मत करो कि रिजल्ट आएगा तो प्रिपेयर करूंगा। आंसर की चेक करो और उस हिसाब से प्रिपेयर करो। ओके। और इंटरव्यू पे आए तो। इंटरव्यू के लिए ऐसा होता है कि आप का फिजिकल क्लियर हो जाए, और आपका मेडिकल भी क्लियर हो जाता है लकीली, तो आपको अराउंड टाइम मिलता है वही 1 1.5 2 महीने का। ओके। उसमें आप पहले ही डैफ भर चुके होते हो, तो आप डैफ भरते हो तो आपके डैफ में आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, आपकी हॉबीज होती हैं, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप कहाँ रहते हो, आपने पढ़ाई कहाँ से करी है, वो सब होता है। हॉबीज, आपकी अवार्ड्स, आपकी स्कॉलरशिप्स। तो आप ऐसे हर एक कीवर्ड पे सवाल बनाओ, आंसर्स बनाओ। जैसे मैं दिल्ली से रहता हूँ, तो मैं अब मेरा एक दिल्ली इज अ हॉट टॉपिक फॉर मी नाउ। अब मेरे से वो दिल्ली से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं कि मैं दिल्ली में कहाँ रहता हूँ, मेरे एरिया मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, या क्या क्या मेरे डिस्ट्रिक्ट की अचीवमेंट हैं। जैसे मेरा इंटरव्यू में मैं गया था, तो मेरे से सवाल पूछा था, वो सर्दियों का टाइम था तो दिल्ली में पोल्यूशन बहुत होता है, तो मेरे से पोल्यूशन का सवाल पूछा कि व्हाट इज पीएम लेवल, व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो आप जहाँ जिस भी एरिया में रहते हो आप उस एरिया को भी प्रिपेयर करके चलो। ओके। फिर जैसे मेरी फिर जैसे मेरी हॉबीज हैं, जैसे मेरी बैडमिंटन हॉबी है, तो आप बैडमिंटन प्रिपेयर करके चलो कि आप कौन से एथलीट्स को या कौन से बैडमिंटन स्टार्स को फॉलो करते हो, आपने कौन से कहाँ कहाँ स्टेडियम्स में विजिट किया है, स्टेडियम्स की या कि पिच की लेंथ कितनी होती है, आप ये सब प्रिपेयर करके चलो। आपके पेरेंट्स का प्रोफेशन क्या है, आप उस पर भी प्रिपेयर कर चलो। अगर आपके पेरेंट्स खुद गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा
एक बड़ा सवाल बन सकता है कि आपके पेरेंट्स ये वाले पर्टिकुलर ऑफिसर, तो आपके पेरेंट्स की प्रोफाइल पूछ सकते हैं। अगर किसी के पापा आईएएस हैं तो वो उनसे पूछ सकते हैं कि आपके पापा कौन से डिपार्टमेंट में हैं, क्या कर रहे हैं। आपके या तो पापा गवर्नमेंट जॉब में है तो वो कौन सी कंपनी में है, वो क्या काम करते हैं। तो आपसे इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं। देर अच्छा, इज नो लिमिट। जो जो क्वेश्चंस आपने बताए अभी कि ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन, ये तो पर्सनल हो गया ये क्वेश्चन। अब सर्विसेज के डोमेन में भी क्वेश्चंस वो पूछते हैं कि एग्जैक्टली ये चेक करेंगे कि कौन सी, मतलब आपकी जैसे 5 फोर्सेज है तो वो उन पांचों फोर्सेज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपकी प्रेफरेंस क्या है उस ऑर्डर में पूछ सकते हैं, जैसे कि आपने ये प्रेफरेंसेस क्यों भरी, आप राइट। मुझे इस फोर्स के बारे में बताओ। या इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन पूछ लेंगे कि नक्सलिज्म अभी क्यों प्रेजेंट है, या मॉडर्न डे इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज क्या है हमारे देश में, या जेएनके इशू बताओ, या नॉर्थ ईस्ट का इशू बताओ। ये सब पता होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम कंपेयर करें एसएसबी का इंटरव्यू, जो कि ऑन एन एवरेज चलता है 45 मिनट्स एवरेज है, कभी वो 20 मिनट में भी कंप्लीट हो जाता है, कभी वो सवा घंटे भी चला जाता है। और क्वेश्चंस पर्सनल वहां पर भी होते हैं, वहां पे ऑल 360 डिग्री सारे डायमेंशंस को वो चेक करते हैं। तो एसएसबी एग्जैक्टली से कितना डिफरेंस है और टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? देखो एसएसबी में पर्सनल ज्यादा चले जाते हैं। राइट। एसएसबी में आपकी वो पर्सनल लेवल पे ज्यादा आपको चेक करते हैं, और नॉलेज पे थोड़ा कम फोकस होता है। मतलब पर्सनालिटी पे फोकस थोड़ा ज्यादा होता है एसएसबी में, और नॉलेज पे थोड़ा कम होता है। प्लस दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम। यूपीएससी का इंटरव्यू में ऐसा होता है कि एट द सेम टाइम दे आर चेकिंग योर पर्सनालिटी प्लस योर नॉलेज। अगर आप, तो आपको दोनों साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं, और उनके पास टाइम भी कम होता है, तो वो आप पे क्वेश्चंस बॉम्बार्ड कर सकते हैं। मतलब राइट। आपको मतलब यू से एसएसबी में तो ये होता है वो 1-1.5 घंटे में लंबा इंटरव्यू लेते हैं। राइट। यूपीएससी में ऐसा होता है वो क्वेश्चंस बम्बार्ड करते हैं, आपको घेरते हैं अलग अलग सवालों पे। आपने, आपसे कुछ मैंने पूछा और आपने उसके अंदर ही कुछ सेकंड पॉइंट दे दिया, तो वो उन्होंने आपको घेर लेंगे वहीं। मतलब उनके पास टाइम कम होता है ना, तो वो ज्यादा चैलेंजिंग बना देते हैं आपके इंटरव्यू को। राइट। आप अच्छा, एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हो और आपसे पूछा कुछ और जाता है। और एसएसबी में हमें जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होगा वो एक होता है, किसी किसी केस में वो दो हो जाते हैं, बट मेन दो हो जाते हैं। पर्सन है आपसे बात करेगा। यहाँ पर बोर्ड मेंबर्स कितने होते हैं? यहाँ पे जनरली 4 बोर्ड मेंबर्स होते हैं। वन इज अ प्रेसिडेंट, जो आपका बोर्ड का आपका प्रेसिडेंट होता है, कि आपके बोर्ड मेंबर जो हेड हो वो यूपीएससी का मेंबर होगा या यूपीएससी का चेयरमैन होगा, कोई भी हो सकता है। बाकी जो 3 मेंबर होते हैं वो या तो साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, या वो किसी यूनिवर्सिटी के हेड्स वगैरह हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट आईआरएस आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं। ओके। अच्छा, अब डेली रूटीन पर आते हैं। बच्चा पूछता है कि कैंडिडेट से पूछते हैं, उनका क्वेश्चन होता है कि कितना टाइम हमें पर डे पढ़ाई में इन्वेस्ट करना चाहिए, और साथ साथ क्या जब हम रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी हमें फिजिकल पे भी फोकस कर देना चाहिए। होता है कई बार इम्बैलेंस हो जाता है, बच्चा फिजिकल पे इतना फोकस कर देता है कि वो रिटर्न उसका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। राइट। तो इसमें हम्म। जैसे आपकी प्रिपरेशन जर्नी में नंबर ऑफ आवर्स पर डे कैसे जाते थे? एक तो होता है कि एग्जाम 1 साल बाद है तो हमारे पास टाइम है, तो एक बार को हम स्टार्टिंग के जो 12 महीने बच रहे हैं उसमें शुरुआत के 1-2 महीने में हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, सब कुछ मैनेज करते हुए चलना है। जैसे जैसे एग्जाम एग्जैक्टली अप्रोच करता है, लेट से 6 महीने बच रहे हैं, तो 6 महीने में और उसके बाद 3 महीने में कि नंबर ऑफ आवर्स कितना डेडिकेशन होना चाहिए, और क्या किस हिसाब से रिवीजन कब स्टार्ट करना चाहिए, इस पर बात अच्छा। करिए। देखो जैसे अगर आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एंड के 4 महीने में पढ़ के देते हैं, एंड के 2 महीने पढ़ के देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो साल भर से पढ़ते आ रहे हैं। अब जो साल भर से पढ़ता आ रहा है उसको कंसिस्टेंसी दिखानी है। अगर वो पहले दिन से ही 10-10 घंटे 6-6 घंटे 8-8 घंटे पढ़ रहा है तो उसके लिए एंड तक एनर्जी बचाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो आप, सबसे बढ़िया रूटीन होता है कि आप यू स्टार्ट विद 4 आवर्स एंड 6 आवर। जैसे आज मुझे साल भर बाद पेपर देना है तो मैं 4-5 घंटे से शुरू करता हूँ, कि मैं शुरू के 2 घंटे करंट अफेयर्स पे लगा रहा हूँ, कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, मैंने करंट अफेयर्स पढ़ ली इंटरनेट से। उसके बाद फिर मैं एक जीएस का टॉपिक उठाता हूँ। आज मैंने जैसे पॉलिटी शुरू करनी है तो मैं उस पे 2-3 घंटे देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं एंड का आधा 1 घंटा करंट अफेयर मतलब क्विज वगैरह पे एमसीक्यूज पे प्रैक्टिस कर लेता हूँ। आप ये रूटीन लेके चलते रहो चलते रहो चलते रहो, तो आपका अच्छा चलेगा कि आप करंट अफेयर्स भी साथ साथ कर रहे हो और जीएस भी साथ साथ कर रहे हो। अब आप वो वाले स्टूडेंट हो जिसको 2 महीने बाद पेपर देना है या 4 महीने बाद पेपर देना है, फिर उसमें आपको देने पड़ेंगे 6 से 8 घंटे। कि आपको एक तो साल भर का करंट अफेयर याद करना है, तो आपको 3 घंटे देने पड़ेंगे करंट अफेयर्स पे। और जीएस में भी ऐसा है कि आपको
पहले जीएस पढ़नी है और आपको जल्दी पढ़नी है, क्योंकि आपको फिर एंड के डेज में रिवाइज भी करना है उसको, तो आपको 3 से 4 घंटे जीएस पे भी देने पड़ेंगे। और ये वो डेली 50 क्वेश्चंस वाली स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए कि मैं डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। ओके, ठीक है। और फिजिकल के लिए मैं तो कहूंगा कि साथ में फिजिकल के लिए प्रिपेयर करना है तो जरूरी नहीं है, क्योंकि सीएपीएफ का फिजिकल इज नॉट वेरी टफ। आप लॉन्ग जंप में थोड़ी दिक्कत आ सकती है बच्चों को, पर उसके अलावा इट इज मैनेजेबल। तो आप रिटर्न दे के, रिटर्न में मार्क्स अपने चेक करके उसके बाद तैयारी भी शुरू कर सकते हो। पर हाँ, अपना वेट इतना भी मत बढ़ा लो कि वो एंड के 2 महीने में कमी ना हो पाए। ओके ओके, तो ठीक है। तो अभी हमने सारे डायमेंशंस को कवर कर लिया है और अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, सम अप करेंगे। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन जो इस टाइम ड्यूरिंग पैंडेमिक ये सबके माइंड में आ रहा है कि 8 अगस्त को एग्जाम होगा कि नहीं होगा, पोस्टपोन होगा, क्योंकि अभी थर्ड वेव की भी बात चल रही है, वो अगस्त सितंबर में कब आए, कुछ मतलब इसमें कुछ एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिविल सर्विसेज का 10 अक्टूबर को चला गया है, हुआ यही पिछले साल भी था कि पहले सिविल सर्विसेज का पोस्टपोन हुआ, फिर सीएपीएफ पोस्टपोन हो गया। तो क्या वही सेम पैटर्न अभी भी फॉलो होने के चांसेस हैं क्या? आई फील कि हो सकता है सेम पैटर्न फॉलो, क्योंकि यूपीएससी ऐसे एक्चुअली क्या करता है कि वो अगर 2020 का पेपर है, 29 जैसे अभी 21 का पेपर होना है, वही। 2021 का पेपर होना है, तो यूपीएससी जनरली क्या करता है कि वो रिजल्ट निकालना चाहता है नेक्स्ट पेपर होने से पहले पिछले ईयर का। तो जैसे यूपीएससी चाहता है कि मैं 2020 का रिजल्ट अगले रिटर्न से पहले निकाल दूं, क्योंकि एक सीएपीएफ में एक ये भी दिक्कत है कि आपका एक बार सीएपीएफ में आप रेकमेंड हो जाओ, आपको कोई भी फोर्स मिल जाए, नाउ यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। अब राइट जैसे मैं 2019 में सिलेक्ट हो गया, तो मैं 2020 और 2021 का पेपर नहीं दे सकता, मैं नहीं बैठ सकता। राइट। वैसे सिविल्स में होता है, आप अपग्रेड कर सकते हो ना अगला पेपर देके, आईआरएस आईएएस बन सकते हैं, पर आप सीएपीएफ में नहीं कर सकते। तो राइट इसलिए यूपीएससी एक की प्रेफरेंस रहती है कि मैं अगले पेपर से पहले पिछले का रिजल्ट रिजल्ट निकाल दूं। ओके। पर अब जैसी सिचुएशन चल रही है कि बच्चों के ना 2020 वाले बच्चों के ना फिजिकल हुए हैं, मेडिकल भी नहीं हुए, मेडिकल के बाद री मेडिकल होता है, री मेडिकल भी 2 महीने बाद होता है, तो समझ लो अभी जून चल रही है, राइट। अभी शायद फिजिकल की डेट्स नहीं आई हैं जो बच्चों के 2020 में हुए थे। तो हम्म। अगर उनकी जुलाई में जाके फिजिकल की डेट्स आती हैं, उसके आप 2 महीने बाद लगा के चलो कि उनकी री मेडिकल की डेट आती है, तो 2020 तो बहुत ही ज्यादा डिले होगा। तो अगर यूपीएससी ने लास्ट ईयर वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करी कि हम पिछले वाले पेपर का रिजल्ट पहले निकाले, तो हाँ, पोस्टपोन तो करेंगे ही करेंगे फिर वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। या हाँ कि वो ऐसी चीजें हैं अगर जो उनका एक ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ नया एक्सपेरिमेंट हाँ करते हैं तब वो दिसंबर में तो जाना तय है। बट अगर क्या पता उन्होंने पिछले अटेम्प्ट से कुछ गेन किया हो, सीख ली हो, तो क्या हाँ, पता तो कुछ भी हो सकता है। attempt यूपीएससी का फुल फॉर्म ही है ये, यूनियन अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो अनप्रिडिक्टेबल है तो कुछ भी हो सकता है अब। राइट राइट। तो अभी के लिए तो सभी कैंडिडेट्स को यही मान के चलना चाहिए कि 8th एग्जाम को ही 8 अगस्त को होगा, होगा। तैयारी अपनी 8th की रखनी चाहिए उन्हें। और और अगर हाँ फॉर्चुनेटली कुछ बच्चों के लिए फॉर्चुनेटली पोस्टपोन होगा, कुछ के लिए अनफॉर्चुनेटली होगा तो इसमें एक एग्जैक्टली एडवांटेज दोनों टाइप के कैंडिडेट्स को मिल सकता है। तो अगर होता है तो हाँ, उसका बेनिफिट उठाएंगे वो, और फिर हम गाइड एग्जैक्टली करेंगे कि एग्जैक्टली भाई कि जो टाइम पीरियड मिला है उसको वो कैसे यूटिलाइज करें, ताकि कई लोग थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इतनी मेहनत करी अब फिर पोस्टपोन हो गया, तो उसमें डाइवर्जन के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर उधर नवंबर में सीडीएस का भी एग्जाम होना है, तो जो दोनों को अटेम्प्ट दे रहा है सीडीएस और सीपीएफ, तो उसके लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। अभी तो कोई एग्जाम है नहीं इधर, फिर एफकेट भी हो जाना है आगे। राइट। एग्जैक्टली। हाँ हाँ बस वही अपनी सीएपीएफ वाली प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग रख के चलेंगे तो सीडीएस एफकैट तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। पर राइट हाँ, ये है कि अगर आपको एक्स्ट्रा 2 मंथ्स या 3 मंथ्स मिलते हैं तो उसको प्रैक्टिस और रिवीजन पे लगाओ और अपना स्कोर पक्का करो। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना स्कोर इतना ब्रिलियंट कर लेते हैं कि उनको इंटरव्यू वगैरह की टेंशन ही नहीं होती। अब कोई बच्चा 160 ले आए, 150 ले आए, अब 160 वाले बच्चा चाहे पेपर 2 में 70 नंबर भी लाएगा, उसका क्लियर होने के चांसेस आर वेरी हाई। राइट तो आप अपने पेपर 1 के स्कोर को स्ट्रॉन्ग करके चलो कि आपसे कुछ भी सवाल देखो आपको कंफ्यूजन ना हो और आप अटेम्प्ट करके आ सको। ओके, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अभी इस इंटरव्यू को कंक्लूड करते हैं, और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे थे अगर कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका इन टाइम रिप्लाई कर दिया जाएगा। और ये थे कार्तिकेय, ठीक है, इन्होंने 116 रैंक इनकी आई हुई थी। और अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, वेलकम वेलकम, नो और प्रॉब्लम। जैसी डिमांड रहेगी, अगर
कुछ सीन बनता है तो एक बार फिर से मिल जाएंगे। बच्चों के अगर कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस आते हैं, नो इश्यूज, नो इश्यूज, थैंक यू नो सो इश्यूज। मच, थैंक यू सो मच। ओके, बाय। बाय बाय।